कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस के रामबाण में बहुत बहुत स्वागत है। आपके मन में सवाल होगा, गुरुजी ये रामबाण क्या है? पहले बच्चों, रामबाण ऑब्जेक्टिव की एक ऐसी सीरीज है जिसकी हर वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में 5 मिनट के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सीरीज तांडव, जो 8:30 बजे स्टार्ट होता है, उसको पढ़ने के बाद आप 2 अंक के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। और सुबह मैंने अंतिम स्टार्ट किया, अंतिम प्रहार, सुबह 6:30 बजे, जिसको पढ़ने के बाद आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बना सकते हैं। यानी 3 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और 3 क्लास आपके लिए दिए गए हैं। तो आप सभी लोग उन क्लास को अटेंड करें और बहुत अच्छे से उनको देखें। आज का पहला बच्चों मोटिवेशन है। कहते हैं मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। पहले बच्चों, अभी के जो समय बचे हैं, जो भी 28-29 दिन आपके पास बचे हैं, ये 28-29 दिन कम नहीं है। अगर आप इनमें 14 घंटा 15 घंटा दिन में मेहनत कर लेते हैं तो इन 28-29 दिनों में इतना कुछ किया जा सकता है जिसको सोचा नहीं जा सकता। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्लास में हम लोग 5 विषय पढ़ते हैं। हिंदी में 2 अध्याय, एसएसटी में 2 अध्याय, टोटल मिलके 7 अध्याय हम डेली पढ़ते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार शेयर पर लगा दीजिए फटाफट से। सभी लोग एक साथ शेयर करेंगे। हमारा दिशा ऑन क्लासेस, मेरे बच्चों, हम आपके लिए हर उस बात को मानते हैं जिसकी आपकी आवश्यकता है। तो एक बार आप सभी लोग जब भी क्लास में जुड़े तो ये बार बार गुरुजी को बोलना ना पड़े कि शेयर करें। आप सभी लोग एक साथ शेयर करें फटाफट से। यानी पहला क्वेश्चन आने से पहले लगे कि कम से कम 3.5 या 4 के लोग लाइव होना चाहिए। अपना परिवार दिशा ऑनलाइन क्लासेस, जल्दी से आप सभी लोग शेयर लगाएंगे। सब लोग, अगर आप, जैसे मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ बच्चों, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझो कि अपने परिवार को डेली बढ़ाना है। 10 लोगों को डेली जोड़ना है, 2 लोगों को है ना डेली जोड़ना है, तो अपना परिवार कितना अच्छा हो जाएगा। सब लोग एक साथ शेयर कीजिए। यस 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 गुरुजी, यस यस यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या होने वाला है आज? सबसे पहली बात है, आज हमारा, प्यारे बच्चों, आज आज हमारा क्या क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं, साइंस में हमारा पर्यावरण होने वाला है, चैप्टर नंबर 8, यानी ये आखिरी है। आज साइंस, आज हमारा बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। कहते हैं बच्चों, सोशल साइंस में देखने वाले हैं रोजगार एवं सेवाएं और वैश्वीकरण, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव करेंगे अभी, और तांडव में सब्जेक्टिव करेंगे। मैथ्स में पढ़ने वाले त्रिकोणमिति, सबका प्यारा दुलारा, एक सेकंड भी छोड़ के मत जाना, त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में पढ़ने वाले जीत जीत मैं निरखत हूँ और एक वृक्ष की हत्या, ठीक है ना। संस्कृत में आज हम पढ़ने वाले हैं कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा टोटल बच्चों 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, ये 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी बच्चों? ऑब्जेक्टिव तो आप बहुत दिनों से पढ़ते हैं, पर आज आप प्रण लीजिए कि हम सारे क्वेश्चंस को सही करेंगे। बताओ, क्या आप कोशिश करोगे बच्चों? यस यस कर दीजिए कि गुरुजी हम सारे क्वेश्चंस को 100% सही करना चाहेंगे। यस यस कमेंट बॉक्स में लिख दे। यस, आइए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पर्यावरण का पहला क्वेश्चन है बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? 2 साल ना, पिछले साल पूछा गया है, 2 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है। 21 में आया, 22 में आया, और पूरा हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन 23 में भी आएगा, ठीक है ना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? वायु? नहीं सर, सूर्य। हाँ, सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है कि हरे पौधे कहलाते हैं। 14 में, 21 में पूछा गया है कि हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक। बिल्कुल सर, उपभोक्ता नहीं होते हैं, उपभोक्ता होते हैं जंगली जानवर। जंगली जानवर जो हैं वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जंगली जानवर। हरे पौधे। मेरे बच्चों, पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता, तो कहना बच्चों, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता हरे पौधों में होती है। अपघटन क्या होते हैं? ये अंतिम रूप से चीजों को, ये अंतिम रूप से चीजों को, मरे हुए चीजों के, मरे हुए जीव और उसके वर्ज्य पदार्थ का ये अपघटन करते हैं। पूछा जाए बच्चों कि जीवाणु और कवक क्या है? पूछा जाए कि जीवाणु और कवक क्या है, तो आप क्या कहोगे? जीवाणु और कवक क्या है? अपघटन है, अपघटक है बच्चों, सॉरी। अपघटक का दूसरा नाम क्या होता है? अपघटक का दूसरा नाम होता है अपमार्जक। अगर आपसे पूछा जाए अपघटक, या इसी को बोलते हैं बच्चों अपमार्जक, अपघटक या अपमार्जक कहते हैं। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि ओजोन परत पाई जाती है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, 15 में और 21 में दोनों में पूछा गया है बच्चों। ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो देखेंगे हमारे 5 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, ऐसे करके 5 मंडल, आयन मंडल होते हैं, है ना, मध्य मंडल होते हैं, टोटल 5 मंडल होते हैं बच्चों। पूछा गया कि ओजोन परत पाई जाती है।
ओजोन परत बच्चों हमारा जो होता है ना, हिंदी में अगर हम कहते हैं तो समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। अर्थात बच्चों अंग्रेजी वाले से कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फियर में अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओजोन परत पाया जाता है, दूसरा तरह से क्वेश्चन और आता है कि ओजोन परत पाया जाता है ऊपरी सतह में, मध्य सतह में, निचली सतह में, बताओ ओजोन परत कहाँ पाया जाता है गुरुजी? ओजोन परत ना मध्य सतह में पाया जाता है, मध्य सतह बोल सकते हैं, मध्य सतह में, मध्य मंडल मत बोलना, मध्य मंडल में नहीं। मंडल पूछेगा तो समताप मंडल, सतह पूछेगा तो मध्य सतह में, मध्य सतह में। ओजोन परत बच्चों हमारी किससे रक्षा करता है गुरुजी? हानिकारक पराबैंगनी, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत, ध्यान दीजिएगा, ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन, ओजोन का फार्मूला क्या होता है गुरुजी? ओजोन का फार्मूला O3 होता है, ओजोन का फार्मूला O3 होता है, हर किसी को मालूम है। ओजोन बच्चे है ना, कहते हैं कि ओजोन परत है ना के लिए सबसे हानिकारक गैस कौन सा है? ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक गैस तो कहते हैं FC और CFC, FC और CFC गैस सबसे ज्यादा हानिकारक होता है ओजोन परत के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों की पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? बच्चों देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा जो है ना ऐसे ऐसे घूमता नहीं है, बस एक सीधी दिशा में होता है। सबसे पहले पौधे, पौधे को खा लिए मान के चलो बकरी ने, तो बकरी लिख दिया बच्चों। फिर बकरी को किसने खाया? मान लो कि शेर ने खाया, बाघ ने खाया, बाघ ने, तो एक दिशा में होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दिशा में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आता है, देखो ओजोन परत पाया जाता है, 20 में पूछा गया था, ओजोन परत पाया जाता है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से। ओजोन परत पाया जाता है बच्चों, ऑप्शन दिया गया वायुमंडल के निचली सतह में, गलत बात है, निचली सबसे नीचे नहीं है। ओजोन मंडल ना तो सबसे नीचे है, ओजोन परत ना तो सबसे ऊपर है, वो तो समताप मंडल में यानी कि दोनों के बीच में है। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर नहीं बच्चों, ऊपरी सतह पर भी नहीं है, वायुमंडल के मध्य सतह पर है, मध्य सतह पर। पूछा जाए सतह तो कहना बच्चों मध्य सतह पर। पूछा जाए कौन सा मंडल, पूछा जाए कौन सा मंडल, तो बच्चों मंडल कहना समताप मंडल। अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर बच्चों, स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। पूछा जाए बच्चों कि ओजोन परत जो होता है ना, ओजोन पृथ्वी से है ना जो होता है ना वायुमंडल में, कितने किलोमीटर से लेकर कितने किलोमीटर तक होता है? तो बच्चों 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक हमारा ओजोन परत पाया जाता है। बच्चों ओजोन परत हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक है? जल्दी से अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे आप लोग। ओजोन परत जो है ना, चलिए सर पोल क्यों नहीं करते हैं लाइव क्लास में? अच्छा ठीक है करेंगे बच्चों, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए कि जो हमारा, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे थे भूल ही गए बच्चों, ठीक है। सर 5 का बी होगा, सर कहाँ पर 5 का बी होगा? नहीं बच्चों ऊपरी सतह पर नहीं होता है, ओजोन परत वायुमंडल के मध्य सतह में पाया जाता है, ऊपरी सतह मत मारना आप कभी, ठीक है। चलिए लाभकारी होता है बच्चों, क्या होता है? ये लाभकारी होता है। नहीं बच्चों मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, लाभकारी होता है हमेशा। अगला क्वेश्चन बच्चों, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है बच्चों सूर्य, सूर्य जो है ना ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आपके एग्जाम में आहार श्रृंखला वाला एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, जल्दी देख के बताओ कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, जल्दी से। सर पहला ऑप्शन है कि घास गेहूं तथा आम, यानी घास गेहूं नहीं सर, अच्छा नहीं, ये तो बन ही नहीं सकता। बकरी को गाय, गाय को हाथी, ये संभव ही नहीं है सर, संभव ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। घास को बकरी, बकरी को मानव, हाँ दिस इज पॉसिबल बच्चों, ये पॉसिबल है। घास को मछली नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर अगर ऐसे देखे तो सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, तो ये नंबर, लेकिन ये आपका सही है। और आपको पूछा जाए बच्चों कि एक पोषी स्तर में उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक कौन होते हैं? तो आप क्या कहना बच्चों? उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि आपसे अगर पूछा जाए कि शाकाहारी जीव क्या होते हैं? शाकाहारी जीव
होते हैं। तो बच्चों शाकाहारी जीव जो होते हैं ना, सामान्यतः ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो क्या है ना बच्चों, क्या कहना, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी जीव होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि सामान्यतः है ना शाकाहारी जीव से किस पोषी स्तर का निर्माण होता है, बताओ तो जल्दी से। शाकाहारी जीव से किस पोषी स्तर का निर्माण होता है? शाकाहारी जीव से, जैसे बच्चों पेड़ पौधे होते हैं तो इससे प्रथम पोषी स्तर बनता है, इसको खाते हैं शाकाहारी जीव। और शाकाहारी जीव को खाएंगे तो ये हमेशा द्वितीय पोषी स्तर, है ना, शाकाहारी जीव से किसका निर्माण होता है? तो द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है बच्चा, द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है शाकाहारी जीव से। पूछा जाए बच्चों कि मांसाहारी जीव से किसका निर्माण होता है? तो मांसाहारी जीव से बच्चों तृतीय पोषी स्तर का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसे रखेंगे? जल्दी फटाफट से। ठीक है सर, उपभोक्ता हम उसे कहते हैं जो किसी चीज का उपभोग करे, है ना। हरे पेड़ पौधे ये तो हमेशा उत्पादक होते हैं। नील हरित शैवाल ये भी उत्पादक में आ जाते हैं। जंगली जानवर बच्चों, जंगली जानवर को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? डबल बार क्वेश्चन दे दिया गया है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो बच्चों आंसर क्या होता है? सूर्य। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? कब पूछा है थोड़ा देख लीजिए, 2022 में। तालाब बच्चों किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? जल्दी। तो आप कहेंगे सर देखिए तालाब जो है ना, तालाब बच्चों प्राकृतिक नहीं होता है। तालाब को लोग मतलब चारों तरफ से मिट्टी काट करके, ध्यान दीजिए, तालाब को ना लोग चारों तरफ से मिट्टी काट करके अपने अनुसार बनाते हैं। तालाब अपने से नहीं बनता कभी। नदी अगर पूछा जाए, नदी, तो नदी बच्चों प्राकृतिक होते हैं। नदी पूछा जाए, झील पूछा जाए, या है ना, या फिर हम कह सकते हैं समंदर, है ना, समुंदर पूछा जाए, ये सभी क्या होते हैं? ये सब प्राकृतिक होते हैं। लेकिन बच्चों तालाब जो है ना वो इंसान मिट्टी काट कर बनाता है, तो तालाब क्या कहलाएगा बच्चों? प्राकृतिक नहीं, सॉरी, कृत्रिम कहलाएगा। कृत्रिम मतलब इंसान द्वारा बना, आर्टिफिशियल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में पहले बताइए कि 10 प्रश्न अभी तो गुजर गए, 10 में से आपने कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया? आप लोगों ने वादा किया था गुरुजी मैं हर प्रश्न का उत्तर सही दूंगा या दूंगी, कितना सही दिया बताओ? यस सर, मैंने तो 10 में से 10 दे दिया सही। जल्दी करो। यस यस, चलो इसी बात पर प्यारे बच्चों आप सभी लोग इस सेशन को लाइक करना, सभी लोग। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो भी लोग अभी तक शेयर नहीं किए, नए जुड़े हो, शेयर पर क्लिक करके व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहां भी शेयर करना है कर दीजिए। यस बिल्कुल होना चाहिए, 10 में 10 तो होना ही चाहिए। और 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बच्चों, 2 नहीं, आपके एग्जाम में कम से कम यहाँ से 15 छके 90 नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन बच्चों, 5 क्वेश्चन लगभग यहाँ से बनेंगे आपके एग्जाम में। 5 क्वेश्चन याद रखना, 5 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में लगभग। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद हैं? सबसे अधिक संख्या में कौन मौजूद है? 2022 में पूछा गया। सबसे अधिक संख्या में देखेंगे बच्चों तो अगर आप कहीं पर भी देख लो, ज्यादा घास दुबरी ये वो आपको मिलेगा। यानी सबसे अधिक संख्या में क्या उत्पादक हैं? क्या शाकाहारी है ना, शाक भक्षी हैं? क्या मांस भक्षी हैं? क्या सर्वभक्षी हैं? बताओ। तो कहीं पर भी आप देखेंगे तो सबसे अधिक संख्या में बच्चों उत्पादक आपको मिलेंगे, पेड़ पौधे सबसे अधिक मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तीसरे पोषी स्तर पर पूछा गया, तीसरे उत्पादक बच्चों, हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, यानी इसे हम प्रथम पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी जीव द्वितीय पोषी स्तर होता है। पूछा गया तीसरे पोषी स्तर में कौन होता है? शाकाहारी बच्चों याद रखना, शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर होता है। मांसाहारी होता है बच्चों, मांसाहारी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अभी तुरंत मैंने पढ़ाया था, मांसाहारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? अच्छा क्या करना बच्चों, पर्यावरण के लिए हानिकारक है? बताओ ऑप्शन देख करके। सर पैदल चलना अच्छा तो है, चलते रहिए, पैदल चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर साइकिल से चलना कोई दिक्कत नहीं है, पर्यावरण में कोई हानि नहीं है। सर मोटरसाइकिल से चले? नहीं बच्चों, मोटरसाइकिल से चलने से पर्यावरण में क्या होता है कि जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो धुआं छूटता है। धुआं छूटता है मतलब CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों हमारे श्वसन के लिए खतरनाक होता है, जहरीला होता है। अगर कि आपके ब्लड में चला जाए, अगर आपके ब्लड में चला जाए तो बच्चों वहां जाकर के हाँ बहुत दिक्कत कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करता है?
किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करता है? तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो हमारा ओजोन परत है वो किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? तो बच्चों है ना, पराबैंगनी से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समूहों में केवल जैव निम्नीकरण है? निम्नीकरण मतलब बच्चों, निम्नीकरण जैव निम्नीकरण जो गल सकता है, जिसको छोड़ देने के बाद कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। निम्नीकरण, निम्नीकरण पदार्थ हैं बच्चों, 2018 और 2022 में पूछा गया है। कौन सा इसमें है जो जैव है और वो निम्नीकरण है? निम्नीकरण मतलब है वो कुछ दिनों में अपने आप समाप्त हो जाएगा, अगर पृथ्वी पर छोड़ दें तो गल जाएगा वो। बताओ कौन सा है? पहला ऑप्शन बच्चों घास गल जाएगा, पुष्प गल जाएगा, चमड़ा जल्दी नहीं गलता है बच्चों, नहीं गलता है चमड़ा। चमड़ा का ढोलक देखा आपने? नहीं गलता है। घास गल जाएगा, लकड़ी गल जाएगा, प्लास्टिक नहीं गलेगा, फसलों के छिलके गल जाएंगे, केक गल जाएंगे, रबड़ नहीं गलेंगे। केक गल जाएंगे, लकड़ी खत्म हो जाए कुछ दिन में, घास हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी बच्चों, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से गिनती कीजिए भाई कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? अनिम्नीकरण नहीं गल सकता, नहीं गलेगा। अनिम्नीकरण कौन है जल्दी बताइए, जो नहीं गलेगा तेजी में? गुरुजी नहीं गलेगा, कागज गल जाएगा, वाहित मल मतलब होता है जैसे गाय का गोबर हो गया, गाय का गोबर हो गया, वाहित मल है वो तो गल जाता है ना। तो बच्चों डीडीटी का जो बोतल होता है ना, जो छिड़काव करते हैं डीडीटी हम लोग खेतों में, जो बोतल होता है ना, बोतल वो जो पॉइजन का होता है, डीडीटी का जो बोतल होता है वो नहीं गलता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन सा ऐसा पदार्थ है इसमें जो अपघटित हो जाएगा? बताओ। अपघटित मतलब नष्ट हो सकता है, अपने आप छोड़ दें तो जैविक प्रक्रम से वो खत्म हो जाएगा, कीड़ा उड़ा खा के खत्म कर देगा। बताओ क्या है बच्चों? पॉलिथीन बैग कभी खत्म नहीं होगा, सरकार इसलिए बैन करती है। रबड़ भी खत्म नहीं होता, प्लास्टिक की बोतलें खत्म नहीं होती हैं। क्या होता है बच्चों? सूखे घास के पत्ते जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि BS4 का संबंध किससे है? 22 में पूछा गया है बच्चों। BS मतलब होता है भारत, बी से होता है बच्चों भारत, क्या होता है? भारत। और एस से होता है बच्चों स्टेज, यानी भारत में जो बनाया था बच्चों, याद है आपको? जैसे कि यूरोप में बना था यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, वैसे बच्चों भारत में है ना, वायु प्रदूषण से संबंधित नियम बने थे, जिसका नाम रखा था स्टेज 1, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 1, स्टेज 2, ऐसे नियम रखे गए थे, याद है आपको? यस। तो बच्चों B4 का जो संबंध है वो किससे है? तो B4 का संबंध बच्चों वायु प्रदूषण से, BS4 सॉरी, B से होता है भारत और S से होता है स्टेज 4 का मतलब चौथा स्टेज भारत में। एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों की वायु है ना, क्या आता है ना कि यूरो 2 का संबंध क्या आता है? यूरो 2 का संबंध किससे है? खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि यूरो 2 का संबंध किससे है। सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यूरो 2 का संबंध किससे है, बहुत स्पीड में फटाफट कमेंट करेंगे। यस यस यस, है ना। तो यूरो 2 का संबंध बच्चों किससे है? तो वायु प्रदूषण से है, वायु प्रदूषण से यूरो 2 का संबंध है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि है ना, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? 22 में पूछा गया है। ओजोन परत का ह्रास मतलब उसकी जो कमी हो रही है, ओजोन परत को जो गलाया जा रहा है, ना मतलब काटा जा रहा है, वो किससे करना है ना, कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मुख्यतः पूछा है बच्चों, होता तो सबके द्वारा थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मेन रूप से किसके द्वारा हो रहा है? क्या प्रदूषण कर रहा है ओजोन परत को खत्म? नहीं सर। पीरकनाशी? नहीं सर। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बच्चों, जो हमारे रेफ्रिजरेटर यानी हमारे AC में हम लोग यूज करते हैं, AC में रेफ्रिजरेटर जो हम लोग परफ्यूम में यूज करते हैं बच्चों, परफ्यूम में यूज करते हैं, वो सारी चीजें जो है जाकर के ऊपर ओजोन परत को छेद करती हैं और वहां से हमें दिक्कत होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 22 में पूछा गया, दूसरी पाली में। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ये दूसरी पाली में पूछा गया है। गुरुजी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है ना। देखो तो ये 20 क्वेश्चन थे और देखो 2022 में कितने पूछे गए यहाँ से, 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 बच्चों गिनती करते रहना, 7 हो गया ना? 7, 7 के बाद ध्यान से देखना, अरे 7 के बाद सॉरी 7 के बाद 8, ठीक है ना। तो इस चैप्टर से प्यारे बच्चों
8 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर, है ना। सिर्फ इस चैप्टर से 2022 में 8 चैप्टर पूछे गए, ध्यान दीजिए 8 चैप्टर इस ना यहाँ से पूछे गए थे। यानी प्यारे बच्चों लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से फिक्स बनते हैं। क्या आपका सही हो जाएगा बताओ? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो क्या आप बना दोगे बच्चों? यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, आ जाओ जल्दी बताना कि 20 प्रश्नों में से आपने कितना बताया था, और आपको ये जानकर कैसा लगा कि सिर्फ इस चैप्टर से 2022 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों, 8 क्वेश्चन। ठीक है ना, जिसमें से 4 क्वेश्चन पहली पाली में, 4 क्वेश्चन दूसरी पाली में। तो आपके भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत अच्छे से। चलिए बच्चों, अब हम नियम के अनुसार आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी, और एसएसटी में देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। क्या आपने घर से पढ़ के आया बताओ? क्या आप तैयारी करके आए हो? यस यस गुरुजी, हम लोग तैयारी करके आए, जल्दी बताओ। क्या आप तैयारी करके आए हो, है ना। देखो जब भी पढ़ने के लिए आइए तो जो चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर के बारे में पढ़कर आइए बच्चों, है ना। उस चैप्टर के बारे में पढ़कर आइए जो चैप्टर होने वाला है, ठीक है। हाँ गुरुजी, बिल्कुल पढ़ के आइए बच्चों, जो चैप्टर होने वाला है उसके बारे में आइए। एक बार सब लोग प्यारे बच्चों एक बार फिर से दहाड़ लीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस बच्चों, सभी लोग एक बार शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, क्या पढ़ के आए कि नहीं? अगला वाला चैप्टर बनेगा ना क्वेश्चन, चलो ठीक है स्टार्ट करें। आइए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। फर्स्ट अर्थ ने क्या लिखा है, रोजगार एवं सेवाएं। पहला क्वेश्चन, आर्थिक विकास संबंधित है, 21 में पूछा है। परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, या दोनों से, या कोई नहीं, जल्दी, है ना। तो बच्चों आंसर होगा कि आर्थिक विकास ना दोनों से होता है, चाहे वो परिणात्मक हो या गुणात्मक हो, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। जितने भी विकासशील देश हैं वहां की अधिकांश जनसंख्या किसमें लगी हुई है? सर विकासशील देश जितने भी हैं, जितने भी विकासशील हैं बच्चों, वो सब में लगा है कृषि पर। कहाँ लगा है? कृषि पर। अगर पूछा जाए कि विकसित देशों में कहाँ पर है बच्चों, विकसित देशों में, तो क्या बोलोगे गुरुजी? विकसित देश जितने भी हैं वहां की अधिकांश जनसंख्या लगी है किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में बच्चों। कहाँ लगी है? सेवा क्षेत्र में लगी है, विकसित देशों में। विकसित देशों में सेवा क्षेत्र में लगी है, विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में लगी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत एक विकासशील देश है, भारत में अधिकांश, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था, मैं खुद लग रहा था मुझे कि सेवा होगा ठीक है। तो बच्चों और रंगाने में ध्यान देना, जब आप गोला भरते हो, मैं रोज बोलता हूँ इस बात को कि गोला भरने में बच्चों पहले कैसे भरना है बताओ? पहले बाहर बार गोला भरना, फिर अंदर गोजते रहना, ठीक है ना, अच्छे से बच्चों, ठीक है ना। गोला भरने में कोई मिस्टेक मत करना, नहीं तो सारा पढ़ा लिखा बच्चों चौपट हो जाएगा, और ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, पूछा गया है बच्चों कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो बच्चों नरेगा कार्यक्रम के साथ व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा है, ठीक है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नरेगा कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो बच्चों राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। पूछा जाए बच्चों इसकी शुरुआत कब हुई थी, गुरुजी इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। पूछा जाए इसमें बच्चों व्यक्तियों को कितना दिन काम मिलता है, तो बच्चों व्यक्तियों को इसमें 100 दिन काम मिलता है, 100 दिन इसमें काम मिलता है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। यस, और यह बच्चों कैसी योजना है, तो यह राष्ट्रीय योजना है, राष्ट्रीय स्तर की योजना है, यह बच्चों राष्ट्रीय स्तर की योजना है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, आर्थिक पूछा गया ना। अगर ये पूछा जाता बच्चों कि संरचना का घटक है अगर बोलता बच्चों संरचना घटक कौन कौन सा है, तो संरचना में सब आ जाता, शिक्षा भी संरचना है, स्वास्थ्य भी संरचना है, लेकिन बच्चों पूछा गया आर्थिक। आर्थिक यानी सिर्फ पैसे की बात हो रही है बच्चों, आर्थिक बोला गया, आर्थिक मतलब यहाँ बात पैसे की हो रही है, ध्यान से देखे ना, तो बच्चों वित्त हो जाएगा। आर्थिक, आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है? वित्त है। कि बच्चों शिक्षा को आर्थिक ना आधारभूत संरचना कह सकते हैं पर आर्थिक नहीं कह सकते, ठीक है ना। स्वास्थ्य को नहीं कह सकते, नागरिक है ना, नागरिक सेवा नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन कौन सा है? मानव की जो पूंजी है बच्चों वो कैसे कैसे बनते हैं? ऑप्शन ए से, है ना, स्वास्थ्य सेवाओं से, या बच्चों आवास भी उनका पूंजी कहलाता है, या शिक्षा एवं प्रशिक्षण, या बच्चों सभी? मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो बच्चों सभी जो है मानवीय पूंजी के घटक हैं। ऐसा अगर आपसे पूछा जाए मानवीय पूंजी के कितने घटक हैं, पूछा जाए बच्चों
कि मानवीय पूंजी के कितने घटक हैं, तो आप क्या कहोगे, मानवीय पूंजी के बच्चों 5 घटक होते हैं। कितने होते हैं, 5 घटक, है ना, 5 घटक होते हैं, है ना। मानवीय पूंजी के 5 घटक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव की बच्चों न्यूनतम आवश्यकता क्या है, न्यूनतम आवश्यकता क्या है मानव की, तो आप कहते हैं मानव की न्यूनतम आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान। क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, ये मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। कम से कम हर किसी को इतना चीज चाहिए। अगला आता है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है बच्चों, 21 में पूछा गया है पिछड़ा राज्य कौन है, तो कहते हैं सर जो आर्थिक रूप से कमजोर राज्य होते हैं उसी को पिछड़ा कहते हैं, जिसके पास ये थोड़ा कम होता है, गांधी जी, ठीक है ना। तो बच्चों पिछड़ा राज्य कौन सा है, तो आंसर कहते हैं ना बिहार हमारा क्या है, पिछड़ा राज्य है। बच्चों बहुत सारे कारण हैं, मैंने बताए थे, बहुत कारण है इसके, ऐसे नहीं पिछड़ा राज्य है। अगला, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है। जो भी लोग आर्थिक क्रिया करते हैं, आप करते हैं, आपके पिताजी करते हैं, मैं करता हूँ, दुनिया में कोई भी करते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। क्या लोग आर्थिक क्रिया मनोरंजन के लिए करते हैं, नहीं सर। क्या वो समाज सेवा के लिए करते हैं, क्या वो परोपकार के लिए करते हैं, नहीं बच्चों। आर्थिक क्रियाओं का एक ही उद्देश्य होता है, जीविकोपार्जन, यानी अपने जीवन चलाने के लिए, पेट पालने के लिए करते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य क्या होते हैं, जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है बच्चों की, आर्थिक क्रिया का तीसरा क्षेत्र क्या है, बताओ। सबको याद है ना तीसरा क्षेत्र कौन सा है, यस 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 गुरुजी, तीसरा क्षेत्र बताना है आपको। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, पहला क्षेत्र क्या होता है, फर्स्ट पहला क्षेत्र होता है बच्चों कृषि। पहला क्या होता है, कृषि को हम लोग कहते हैं पहला, ठीक है। दूसरा क्षेत्र क्या होता है, तो दूसरा कहते हैं सर उद्योग को हम दूसरा कहते हैं। तृतीय पूछा गया है, तीसरा क्षेत्र कौन सा है, तो तीसरा क्षेत्र होता है बच्चों सेवा। क्या होता है, सेवा। सेवा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेवा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्षेत्र क्या होता है, सेवा होता है, याद रखना बच्चों। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आपका आना चाहिए कि श्वेत क्रांति जो है बच्चों, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किससे हैं, ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, श्वेत क्रांति पूछा गया था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी, गलत मत करना, गैर सरकारी सेवा कौन सी है, ऑप्शन देखकर बताइए गैर सरकारी कौन सी है। सर गैर सरकारी में सैन्य सेवा सरकारी है बच्चों, वित्त सेवा सरकारी है, रेल सेवा सरकारी है। इसमें कौन सी ऐसी सेवा है, कौन सी ऐसी सेवा है, तो बच्चों मॉल सेवा। मॉल सेवा क्या है, मॉल सेवा गैर सरकारी है बच्चों। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है ना। तो नरेगा के अंतर्गत बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ जाए सर तो ऐसे बना देंगे हम, ठीक है ना। कम से कम हमें 100 दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए काम की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि मानवीय पूंजी के प्रमुख घटक कौन है। मानवीय पूंजी के प्रमुख घटक कौन है, उनका ज्ञान पूंजी है बच्चों। अगर आपके पास नॉलेज है ना तो वो आपकी पूंजी है, आपका कौशल पूंजी है बच्चों। स्किल, कौशल मतलब क्या होता है, स्किल, ठीक है ना। और ये था बच्चों क्या, ज्ञान को कहते हैं अंग्रेजी में नॉलेज, नॉलेज, ठीक है ना। और अनुभव को कहते हैं बच्चों एक्सपीरियंस। ये सभी आपके पूंजी हैं बच्चों, है ना। कहीं पर काम करने जाओगे पूछा जाएगा क्या ज्ञान है आपको, क्या स्किल है आपके पास, कितने दिनों का अनुभव है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी गुरुजी, है ना। जवाहर रोजगार योजना 1989 में, 1989 में जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जवाहर रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि इनमें कौन आर्थिक क्रिया, आर्थिक आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कौन बच्चों आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आर्थिक विकास क्षेत्र 3 है, कृषि, उद्योग और सेवा। कौन सा नहीं है बताइए, है ना। कृषि है, उद्योग है, सेवा है, सहकारी, है ना, सहकारी क्षेत्र नहीं है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, ये नहीं पूछा गया कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, पूछा गया प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए बच्चों कोयला भी स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, ये सभी के सभी प्रमुख हैं बच्चों। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत है, पूछा जाए कि कौन सा ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत कौन सा है ऊर्जा का, तो बच्चों द्वितीयक स्रोत में हम आंसर एकदम बिना कुछ सोचे समझे विद्युत में मारने का ना। विद्युत बच्चों ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत नहीं है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखना यहाँ पर आप मिस्टेक करोगे, यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। भारत को, है ना, भारत में सेवा क्षेत्र को बच्चों, सेवा तो 2 ही हो सकता है ना, एक होता है सरकारी
और दूसरा क्या होता है, गैर सरकारी। एक होता है सरकारी और दूसरा होता है गैर सरकारी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। देखो यहाँ देखो 2022 में पूछा गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। सबसे अधिक है बच्चों, भारत की बात हो रही है ना, तो भारत में कृषि क्षेत्र कौन सा है, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 1 कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन आता है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है 22 में। छिपी हुई बेरोजगारी, आपको लगता नहीं आप बेरोजगार हो, पर बच्चों आप क्या हो, तो बिल्कुल बेरोजगार हो। मान लो बच्चों किसान एक वर्ष मेहनत करके 20,000 रुपए कमाता है मकई की खेती में, 20,000 रुपए। उनको लगता है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चों बेरोजगार हैं। 1,500 रुपए महीना, 1700-1800 रुपए महीना आपका हुआ तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बच्चों छिपी हुई बेरोजगारी जो है ना, याद रखना इसको स्टार ला के रख लीजिए, स्टार मान के रख लीजिए। छिपी हुई बेरोजगारी बच्चों किसमें होता है, कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है, कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। 22 में पूछा है, मन खुश हो जाता है जब 22 देखता हूँ, है ना। 22 देख करके दिल गदगद हो जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। सर जो भी खरीदता है, जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, क्या वो सेवा प्रदाता कहलाता है? नहीं सर। खरीदने वाला प्रदाता क्यों कहलाएगा? क्या वो उत्पादक कहलाता है? नहीं सर, वो उपभोक्ता कहलाते हैं जो खरीदते हैं, उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। गैर आर्थिक, बच्चों याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आर्थिक और गैर आर्थिक, है ना। तो बोला गया बच्चों कि कौन सा अंग है, 2022 में पूछा गया है बच्चों। ऊर्जा है, ये सरकार का आर्थिक है, वहां से सरकार को पैसा आता है, आर्थिक है। यातायात बच्चों आर्थिक है ना। संचार आर्थिक है, लेकिन शिक्षा जो है ना, शिक्षा जो है बच्चों ये गैर आर्थिक है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये सभी गैर आर्थिक होते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा याद रखना इस क्वेश्चन को, इसको भी थोड़ा सा स्टार मार के रख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है, तो आंसर होगा बच्चों शिक्षा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मनरेगा शुरू हुई थी, 22 में पूछा है। कितना मन गदगद हो जाता है 22 देख के कि मनरेगा शुरू हुई थी बच्चों, कहां से, गुरुजी राजस्थान से मनरेगा शुरू हुई थी वर्ष 2005 ईस्वी। दिल खुश हो जाता है, गांधी जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों, दोबारा हो गया ये क्वेश्चन दोबारा हो गया कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो बच्चों आंसर क्या आता है, कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं। सॉरी बच्चों, अब आप लोग बताओ मुझे कि 21 क्वेश्चन में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। 21 क्वेश्चन में से आपने वादा किया था गुरुजी मैं पूरा सही करूंगा, तो क्या बच्चों आपका पूरा सही हुआ? जैसा कि आपने कहा था कि मैं पूरा सही करूंगा, क्या आपका पूरा सही हुआ? जल्दी बोलो, यस 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 सर, नहीं सर, नहीं सर। वेरी गुड बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध मिस्टेक होता है तो ध्यान दीजिएगा। अब हम गिनते हैं कि इस चैप्टर से 2022 में कितने प्रश्न पूछे गए। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। तो इस चैप्टर से 2022 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्थात बच्चों पहली पाली में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपने क्या सीखा बताओ? गुरुजी हमने यही सीखा कि इकोनॉमिक्स का हर एक चैप्टर 3 नंबर देके जाएगा ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में कोई गारंटी नहीं सर, सब्जेक्टिव में तो 7 चैप्टर पढ़ के जाएंगे तो एक सही होता है ना, 7 में 2 सही होगा, 7 में 2 होगा सर। सब्जेक्टिव की बात नहीं करते, ऑब्जेक्टिव में बच्चों हर एक चैप्टर आपको कितना देके जाएगा बताओ? 3 नंबर देकर जाएगा 2023 में भी, याद रखना। चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं। अगले चैप्टर में बच्चों मात्र 10 क्वेश्चन है, कितने बताओ? अगले चैप्टर में मात्र 10 क्वेश्चन है, हम उम्मीद करते हैं आप 10 में 10 सही करोगे। पढ़ो बच्चों पहला क्वेश्चन, पहला निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? कौन सा बच्चों नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? सर 16 का मिस्टेक है, एक सेकंड रुक जाओ। 16 बच्चों, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? ठीक है बच्चों, कृषि तो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है ऐसा कि गुरुजी मिस्टेक है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। सॉरी बच्चों, सेवा का होगा ना, सकल घरेलू उत्पादन में सेवा होगा। सॉरी बच्चों, सेवा यहाँ लिखा है लेकिन मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है इसका, सेवा होगा ना,
चलो बच्चों सॉरी, सकल घरेलू उत्पादन में सेवा का योगदान सबसे अधिक है ना। चलो बच्चों, ठीक है, ऑप्शन सी सेवा का योगदान सबसे अधिक है, लेकिन मुझे तो अभी भी लग रहा था बच्चों कृषि ही होना चाहिए। अरे चलो बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। आ जाओ नेक्स्ट। हाँ हाँ चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, हाँ 55 पॉइंट कुछ परसेंट है तो सेवा का हो, है ना, सेवा का होगा बच्चों, सॉरी सेवा का होगा। चलो ठीक है, चलो मिस्टेक के लिए क्षमा बच्चों। नेक्स्ट आइए, कहते हैं निम्नलिखित में से क्या नई नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। बच्चों नई आर्थिक नीति में तीन जो है ना, इसमें यहाँ पर आ गया तीन चीज, LPG है ना, लिबराइजेशन यानी उदारीकरण बच्चों, उदारीकरण को जोड़ा गया। दूसरा P से बच्चों, P से प्राइवेटेशन यानी कि क्या हो गया, प्राइवेटेशन मतलब निजीकरण जोड़ा गया, निजीकरण को। और तीसरा आता है बच्चों G से ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। ये तीन चीजों को जोड़ा गया। पूछा गया निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक अंग नहीं है। निजीकरण हाँ है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, राष्ट्रीयकरण नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीयकरण इसका अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लिखा गया कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 21 में पूछा गया है बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है, सबको पता है गुरुजी, फोर्ड मोटर्स, ये भी तो बहुत राष्ट्रीय कंपनी है। सैमसंग भी बहुत राष्ट्रों में बिजनेस करती हैं, है ना, कोका कोला भी करती हैं, तो ऑप्शन बच्चों डी। अच्छा, भारत की कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो नेपाल में बच्चों अपना व्यवसाय करती हैं। नेपाल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक है, तो बच्चों डाबर कौन है, डाबर। डाबर बच्चों भारत की कंपनी है जो नेपाल में जाकर के बिजनेस करती है, ये भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों की वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। 21 में पूछा है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए आयात पर नियंत्रण, नहीं सर। निर्यात पर नियंत्रण, बिल्कुल नहीं सर, है ना। विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं बच्चों की विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। खूब पूछा जाता है, मन भर के पूछा जाता है, इसमें स्टार मार के रख लीजिए बच्चों कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको गुरुजी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी स्थापना कब होती है, यानी कब इसकी स्थापना हुई थी, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप सभी लोग प्यारे बच्चों अगर इस वीडियो को पसंद नहीं किए तो अपने गुरुजी की वीडियो को सभी लोग पसंद कर दें एक बार, यानी लाइक करने हैं आपको, ठीक है ना। तो WTO की स्थापना कब हुई थी, 1985 ईस्वी में, सॉरी 1995 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि WHO की स्थापना कब हुई थी, HO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चों इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1948 ईस्वी में, वर्ष 1948 ईस्वी में। अगर आपको याद है तो दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप लोग भर भर के लिखिएगा कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। मैंने सारे डेट आपको दिए हैं। यस सर, दक्षेस की स्थापना। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं, तो बच्चों वैश्वीकरण के टोटल अगर हम देखें तो 5 अंग हैं बच्चों। वैश्वीकरण के कुल 5 अंग हैं। खूब पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आता है ना। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों की नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, किसे सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए उदारीकरण यानी लिबराइजेशन, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन ना। तो पहले बच्चों LPG तीनों तो है, ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। दोबारा क्वेश्चन आ गया, किसे सम्मिलित नहीं किया गया सर। नियंत्रण, उदारीकरण यस, वैश्वीकरण यस, है ना। देखो बच्चों नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है बच्चों, बताओ कौन सी इसमें विदेशी नहीं है। सर पहला ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। हुंडई लिखा है, ये तो बच्चों विदेशी ब्रांड है। टोयोटो विदेशी ब्रांड है, फोर्ड विदेशी ब्रांड है। कौन सा विदेशी नहीं है बताओ, तो बच्चों टाटा जो है ना ये विदेशी ब्रांड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी टाटा बच्चों। टाटा रतन टाटा याद कीजिए, अपने देश के हैं। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस चैप्टर से बच्चों कुछ क्वेश्चंस कम लिखे गए हैं, ठीक है ना, शायद वो क्वेश्चन छूट गए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने जब देखा लाइव आते समय तो मुझे लगा नहीं बच्चों कुछ ना बहुत क्वेश्चन छूट गए हैं इस चैप्टर से। WTO की स्थापना बच्चों वर्ष 1995 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है।
तो बच्चों देखेंगे सभी हैं, फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, वो तो वही क्वेश्चन है पहले वाला, ठीक है। तो हाँ, अगला दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। कौन सी संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को बनाती है, जल्दी बताओ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को कौन बनाती है? तो गुरुजी विश्व बैंक। नहीं सर, विश्व बैंक क्यों बनाएगा? व्यापार नियम ISF क्यों बनाएगा, है ना? UNO क्यों बनाएगा? नहीं सर, ये सब व्यापार संबंधी नियम नहीं बनाते हैं। व्यापार संबंधी नियम बनाने का काम किसके पास है बोलो? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना सर। 20 नंबर का मिस्टेक है। अच्छा बच्चों, जो पार हो गया फिर वहां पर जाएंगे, देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना सर। मनरेगा वाला मिस्टेक है सर। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, कहाँ मिस्टेक है, एक सेकंड देख लेने दो पहले बच्चों। 20 नंबर यही है, मनरेगा शुरू हुई थी राजस्थान से नहीं बच्चों, आंध्र प्रदेश से। इसको देख लीजिए एक बार। हाँ अच्छा, ए होगा ना, मनरेगा की स्टार्ट हुई थी बच्चों आंध्र प्रदेश से ना। अच्छा मिस्टेक है बच्चों यहाँ पर ना। अच्छा इसको आंध्र प्रदेश से हुई थी, चलो इसको ठीक कर लीजिएगा। लेकिन मुझे तो मनरेगा आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था, एक बार देख लीजिएगा सर। है अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ठीक कर दिया। हाँ अरे इतना गलती गुरुजी, पता नहीं मैंने देखा नहीं उसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों आंसर यार इसका, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, WTO। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, खत्म हो गया बच्चों। तो इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं, उसके बावजूद आप मुझे बताएं कि आपने 11 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया, ठीक है ना। इस चैप्टर के ना क्वेश्चन छूट गए हैं बच्चों, तो कल है ना, कल मैं जब आऊंगा तो इसके चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो बताओ आपने 11 में कितना सही किया, जल्दी से। 11 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया? यस यस, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन सही किया? यस, इसके ना बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं, अगली बार मैं सेट करवा दूंगा बच्चों, ठीक है ना। यस मैंने देखा नहीं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हैं। 11 में 11। चलो अब प्यारे बच्चों, सबसे पहला दिन कौन सा है बताओ? जब दुनिया वैलेंटाइन डे मनाएगी उस दिन हम लोगों का पेपर है बच्चों। यानी सबसे पहला पेपर कौन सा है? हाँ, सबसे पहला, सबले है ना, सबसे पहला पेपर है बच्चों मैथ। सबसे पहला पेपर कौन है? मैथ। अगर आपसे पूछा जाए कि मैथ में, देखना बच्चों, जो बच्चे, देखो मैथ अब डरने का समय नहीं है, मैथ में अब डरने का समय नहीं है, खड़ा होकर के आंख में आंख डालने का, समझने का समय है। मैंने बच्चों 2022 के पेपर को देखा है और मैं आप लोगों को एनालाइज करवाऊंगा किसी दिन। उस पेपर को आपको देखकर ऐसा लगेगा कि सर हाँ बनेगा, पर आपको थोड़ा सा बच्चों धीरज रखना है, क्वेश्चन सारे बनेंगे। तो मैथ में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक होता है ट्रिगोनोमेट्री बच्चों। तो आज हमारा होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि आज हमारा डे नंबर 8 है और हमारा 8वां नंबर चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति। सबका प्यारा दुलारा त्रिकोणमिति। एक बार बच्चों आप सभी लोग प्यारे बच्चों हंसी वाला इमोजी एक बार भेजें मुझे, गुरुजी आज बहुत मजा आने वाला है। सभी लोग बच्चों एक बार जल्दी से, सभी लोग थोड़ा सा हंस दीजिए। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, ठीक है बच्चों। तो एक बार हंसी वाला इमोजी सब लोग भेज दें। गुरुजी आज सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण होने वाला, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ठीक है ना। आप सभी को बहुत प्यार है त्रिकोणमिति से। आइए हम करते हैं त्रिकोणमिति के पहले क्वेश्चन की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि अगर tan थीटा बराबर रूट के अंदर 3 है तो sec थीटा का मान क्या होगा? आप बोलोगे सर ध्यान से देखना, अगर tan थीटा रूट 3 है मतलब ये होगा कि ये 60 का मान है। तो सर थीटा का मान सर 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहां बोला sec थीटा, इसका मतलब है sec, है ना, sec 60 का मान पूछा है बच्चों। sec 60 का मान 2 होता है। यहाँ पर ये है ना कि जिसको डिग्री मान याद है उसका तो राज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन में आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मान लो बच्चों कि √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, तो बताओ बच्चों तो sin थीटा का मान क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में देखते हैं बिहार में सबसे पहला किसका कमेंट आता है, क्योंकि त्रिकोणमिति भाई आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैथ में बच्चे बढ़ गए हैं, घटे नहीं है, ठीक है ना। चलो तो गुरुजी देखो यहाँ पर √3 जो यहाँ है ना वो इसके नीचे आएगा, तो लिखा आएगा tan थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 जो है ना सर वो 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। अब पूछा गया sin थीटा, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। सही जा रहे हैं क्या? यस यस, 1/2, 1/2, 1/2। वेरी गुड। इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है, हल क्वेश्चंस रहेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाया हुआ मिलेगा, 100 में से 90 पढ़ाया हुआ मिलेगा, बस आपको सही करके आना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2 में,
अगर लिखा है बच्चों रूट है ना, क्या लिखा है कि 2 sin थीटा बराबर √3, तो बताएं बच्चों, तो बताइए कि कॉट थीटा का मान क्या होगा। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए। आज पहली बार मैथ में दम दिखाई पड़ रहा है बच्चों में। यस सर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर साइन थीटा बराबर √3 है तो हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा बराबर √3, और निचल का ये जो है यहाँ आ जाएगा 2। तो बच्चों √3/2 कितने का मान होता है सर? 60 डिग्री का मान होता है। तो बच्चों कॉट 60 का मान बता दीजिए। तो कॉट 60 का मान होता क्या है? 1/√3 होता है। 1/√3, 1/√3। सही जा रहे हैं क्या? यस यस, सबका आंसर देखो 1/√3 1/√3। बहुत अच्छा बच्चों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाए, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा का मान क्या होगा। सब क्वेश्चन पूछा गया है, हर क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा ही गया है। सर देखिए, अगर लिखते हैं 4 tan थीटा इज इक्वल टू 4, 4 4 कैंसिल 1 बार में, तो बताओ 10 कितना डिग्री का मान 1 है? कितना डिग्री का मान 1 है सर? ये 45 डिग्री का मान 1 है। 45 डिग्री का मान, ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या हो। खूब पूछा गया बहुत त्रिकोणमिति में, इसके बिना त्रिकोणमिति अधूरा लगता है, ऐसा लगता है मुझे। अगला बच्चों 2 sin a बराबर साइन 2a तो a का मान क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो फटाफट से बताते चलिएगा। सर देखिए, यहाँ पर दोनों बराबर तभी होगा सर जब ये 45 डिग्री होगा सर। अगली बात है कि ये तभी संभव हो सकता है, दिस इज तभी पॉसिबल है जब ए का मान 0 डिग्री होगा। ए का मान 0 डिग्री होगा तभी पॉसिबल हो सकता है। खूब पूछा गया है, खूब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, कॉसेक थीटा किसके बराबर है बताओ। फॉर्मूला, सीधा सूत्र पूछा गया है, और आपके एग्जाम में जब जाकर के आप क्वेश्चन खोलोगे ना सर, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति, कितना त्रिकोणमिति है 100 क्वेश्चन में। त्रिकोणमिति 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में खाली। देखो बच्चों, कोसेक जो होता है ना, वो क्या होता है ना, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin होता है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin थीटा। ठीक है, पहली बात देखिए, कॉस ऊपर में है तो ये कॉट होगा। 1/sec बराबर क्या होता है? 1/sec, सॉरी बच्चों, है ना, 1/sec बराबर होता है कॉस थीटा। अब देखिए 1/sin होता है कॉसेक थीटा। 1/sin क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है ना, साइन ऊपर में है तो tan थीटा होगा। तो आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, सही है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1/tan थीटा बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, 1/tan थीटा बराबर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा 1/tan थीटा का क्या होगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्योंकि जरूरी है। सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा बराबर है। कॉट थीटा बराबर है, देखना देखना एकदम, सब लोग कितनी तेजी में इसका आंसर करेंगे, जल्दी फटाफट से करो। ये क्वेश्चन देखो, एक नंबर मैथ में बच्चों, ऑब्जेक्टिव। एक अगर मिस्टेक करते हो ना आप तो हजारों बच्चे आपसे आगे बढ़ जाते हैं। सर जल्दी कीजिए फटाफट से। सर देखिए, अगर मैं लिखता हूं सेक थीटा बराबर में 13/12, तो सेक का फॉर्मूला होता है h/b। पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे बच्चों तो परपेंडिकुलर निकलेगा, यानी p कितना निकलेगा? 13 और 12 है तो ये 5 निकलेगा। पूछा गया बच्चों कॉट, कॉट का फॉर्मूला याद है? हाँ सर, परीक्षा आ गया, काहे नहीं याद होगा। b/p, तो b कितना है? b है हमारा 12 और p कितना है? 5। तो बच्चा जी 12/5, 12/5 ऑप्शन नंबर कौन सा है? 12/5 ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। 12/5 ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है 12/5। ठीक है ना, देख लीजिए सही आया आपको। यस सर, एक और क्वेश्चन कर दीजिए मुझे बहुत, कि साइन ए बराबर 7/25, 7/25 तो बताइए जल्दी से tan a बराबर क्या होगा। जल्दी मेरे बच्चों, आप ही लोगों में से वो टॉपर है जिसको दिशा ऑनलाइन क्लासेस का टॉपर होने पर 21,000 रुपए का पुरस्कार और मेरे द्वारा बच्चों उसको सम्मान दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग पूरी जी जान से मेहनत कीजिए। अगर आप टॉपर बन जाते हैं, टॉप 3 में आते हैं, तो गुरुजी से 51,000 रुपए का पुरस्कार लेने का आपको अवसर प्राप्त होता है। तो बच्चों कहते हैं कि साइन ए बराबर अगर 7/25 है तो tan a बराबर क्या होगा। तो बच्चों साइन का फॉर्मूला जो होता है ना, साइन ए बराबर 7/25 बोला है, तो बच्चों ये होता है हमारा p/h। साइन का फॉर्मूला b निकलेगा,
7 और 25 है तो बी कितना निकलेगा 24। बच्चा जी सोचिए, 10A पूछा गया, 10A का फॉर्मूला होता है P बट्टा बी। P बट्टा बी, P कितना है देखो सर, P तो हमारे पास 7 है और B कितना है 24 है। देखो 7 बट्टा 24 सही है। एक बच्चा 24 बट्टा 7 कह रहा है, नहीं बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक, वही तो कह रहा हूँ कि आप P को समझो ना, P हमारा 7 है तो यहाँ 7 ही आएगा ना, और B अभी निकाला तुरंत ताजा ताजा 24 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, सीधा सूत्र पूछा है आपसे, सूत्र पूछा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए, सीधा फार्मूला पूछा है। ठीक है ना, चलो फार्मूला पूछा तो मैं और पूछता हूँ, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, फार्मूला सीधा पूछता हूँ। 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, सीधा फार्मूला पूछता हूँ। है ना, पूछा जाए बच्चों की 1, है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा, सीधा फार्मूला पूछा हूँ बच्चों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पूछा जाए रूट के अंदर में 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये सीधा फार्मूला पूछा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर बन जाता है तो एग्जाम में भी बनेगा, गारंटी है बच्चों। 1 + cot है तो क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ऊपर में 10 है तो आंसर होगा tan स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, रूट के अंदर में 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो पहले रूट में ही बनेगा ना साइन स्क्वायर थीटा और फिर बाहर आ जाएगा साइन थीटा। देख लीजिए, देख लीजिए आप लोग, सही है सही है सही है, फटाफट से देखते चलिए। यस गुरुजी, थोड़ा फोन चार्ज मिला दीजिए, फोन चार्ज में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कॉसेक थीटा बराबर रूट के अंदर 10 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। यदि कॉसेक थीटा बराबर रूट के अंदर 10 है, 10 है, तो बताइए सेक थीटा का मान क्या होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चों तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 है। और अब ये बताओ कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। रूट के अंदर 10/1 दिया ना, कॉसेक का फॉर्मूला होता है H/P, H/P होता है। यहां से अगर हम b निकालना चाहें बच्चों, b, तो 3 निकलेगा। b क्या निकलेगा बताओ, 3 निकलेगा। अब क्या पूछा गया, पूछा गया हमारा सेक। अच्छा ये बताओ सेक का फॉर्मूला क्या होता है। गुरुजी सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। H का मान बोलो रूट के अंदर में 10 और b का मान बोलो 3, तो रूट के अंदर 10/3, रूट के अंदर 10/3, जल्दी देखो, रूट के अंदर 10/3, देखो ऑप्शन नंबर बी सही है। मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए, जो भी लोग मिस्टेक कर रहे हैं ध्यान से पढ़ना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा किसके बराबर है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, कि सेक थीटा किसके बराबर है। बच्चों सेक थीटा जो होता है ना वो 1/sin होता है, क्या, सॉरी 1/cos, 1/cos होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ऑप्शन नंबर देखें बी नंबर सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो अगर मैं पूछूं बच्चों आपसे, ये पूछूं कि बताओ भाई कि 1/1 कॉस थीटा बराबर क्या होता है, या फिर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है। सूत्र जितना आप बनाएंगे सूत्र से ही सारे क्वेश्चन रहेंगे। 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इन सभी प्रश्नों का जवाब आप तेजी से मुझे भेजें ताकि मैं जान पाऊं कि मेरा बच्चा सही सही उत्तर कर रहा है। 1/cos बराबर होता है सेक थीटा, है ना, कॉस अगर ऊपर में है नीचे साइन है तो कहलाता है कॉट थीटा। ऊपर 1 + cot, देखो बच्चों ऊपर कॉट है तो आंसर हमारा क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। एक और क्वेश्चन बच्चों जो त्रिकोणमिति में बहुत फेमस है, बहुत बार बार पूछा जाता है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, खूब पूछा जाता है, ठीक है ना। और अगर आप बोलेंगे सर और बताइए एक आध क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है, तो अगली बार अभी तुरंत बताते हैं। तो इसका उत्तर क्या होता है बच्चों, 0 इसका उत्तर होता है, 0, ठीक है ना। कैसे होता है वो है ना, वो आप सभी को मालूम है, ठीक है, क्योंकि सर 10/15 है ना, 10/45 का मान 1 होता है तो फिर आराम से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, साइन ए बराबर 8/17 है तो कॉट ए का मान बताएं, कॉट ए का मान बताएं, जल्दी से करें फटाफट से। गुरुजी साइन ए बराबर 8/17, साइन का फार्मूला, साइन का फार्मूला P/H। बच्चों यहाँ से B निकलेगा 15, क्या निकलेगा 15, पूछा गया है हमारा कॉट। इतना बड़ा कंपटीशन बिहार में आपको कहीं नहीं है, इतना लोग एक जगह आप बैठ के पढ़ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है आपको, इतना बड़ा कंपटीशन, 4700 बच्चा एक जगह, समझ रहे हैं आप मेरी बात को।
कॉट ए, आपको आपको इससे कितना फायदा होगा, कॉट ए बराबर बी बटा पी होता है बच्चों, बी बटा पी। ध्यान देना बी कितना आ गया इसमें, बी निकाले तो हमने 15 निकाला, और पी बच्चों कितना आ गया, पी हमारा 8 है, तो 15/8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, 15/8। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान क्या होगा, 15 कॉट ए बराबर, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन बच्चों लगभग हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं, कॉट ए बराबर 8 बटे, ये देखो देखो कितना बचा ना, गलती कर देता है, जो पहले से है ना वो ऊपर रहेगा, जो बाद में आएगा वो नीचे आएगा। कितना बच्चा उल्टा लिख देता है, ऐसे लिख देता है 15/8, ये थोड़ी होगा बच्चों, जो पहले से है वो रहेगा, नीचे हमारा 15 आएगा। अब ये बताओ, ये होता है हमारा कॉट का फॉर्मूला होता है बी बट्टा पी, बी बट्टा पी, यहां से h निकालेंगे तो h निकलेगा बच्चों 17, कितना निकलेगा, h निकलेगा 17, निकाल के देख लीजिए 17 निकलेगा। अब है ना, अब हमसे क्या पूछा गया, साइन ए, तो बच्चों साइन ए बराबर क्या होता है, p बट्टा h होता है। तो p कितना है, p हमारे पास 15 है, h कितना है, h निकला 17, तो बच्चों 15/17 आपका आंसर होगा, देखो 15/17, 15/17 ऑप्शन ए सही है, 15/17 ऑप्शन ए सही है, देखो यस गुरुजी 15/17 सही है सबका। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। एक भी क्वेश्चन गलती करने से पहले सोचिए कैसे गलती करें हम, जल्दी, एक नंबर कट जाएगा आपका, 230 में 230 का सपना छूटेगा। तो कॉस थीटा किसके बराबर है बच्चों, कॉस थीटा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, देखो पहले नहीं होगा, जब भी हुआ तो 1 पहले होगा, दिस इज रॉन्ग बच्चों। तो कॉस तो होगा ही नहीं, कॉस में तो कॉस हो नहीं सकता, और है ना प्लस का कोई सूत्र होता ही नहीं है ना, प्लस का आपको साइन और कॉस में कोई सूत्र प्लस में नहीं है, सब माइनस में दोनों सूत्र है, ठीक है। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी देखो सही है, यस सर ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या निकलेगा, तो आप मुझे बता पाओगे, क्या आप मुझे बता पाओगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 से क्या निकलेगा। क्या इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपके पास है, यस और नो। यस सर आंसर है मेरे पास कि अगर रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा -1 है तो पहले ये रूट में ही बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, और सर टेन स्क्वायर थीटा के लिए बाहर आएगा सर टेन थीटा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा कॉट थीटा बाहर आएगा, तो ऊपर का आएगा हमारा कॉट, सॉरी टेन, और ये आएगा कॉट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बनाइए बनाइए बच्चों, एकदम शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी हल करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए जल्दी, पहले आप लोग हल कीजिए कि अगर कॉट थीटा बराबर, मैं कहता हूँ 3/5, तो कॉट का फॉर्मूला पता है आपको बच्चों क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉट का। यानी आप देख सकते हैं कि जो 3 है वो कॉस का मान है, और 5 जो है वो है ना वो किसका मान है, साइन का मान है। तो जल्दी बोलो, वहां बोला गया है ना, यहाँ बोला गया 5 साइन, मतलब 5 गुना साइन, साइन किसको बोल रहे हैं, साइन 5 को कह रहे हैं, -3 कॉस, कॉस किसको बोल रहे हैं, कॉस बोल रहे हैं 3 को, बटे 4 साइन, 4 गुना 5, प्लस 3 कॉस यानी 3। अब जोड़ लो बच्चों, 5 के गुणे 5 से 25, माइनस 3 के गुणे 3 से 9, बटे 4 पंजे 20 प्लस 9, 25 में गया 9 तो कितना बचा है ना 16, 16, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा हमारा 29, 16/29, 16/29, ध्यान से देखो 16/29 सही है, यस ऑप्शन बी सही है, 16/29 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यस 7 नंबर का क्वेश्चन सर गलत है, 7 नंबर का क्वेश्चन गलत है। अच्छा जी, क्या लिखा गया था, नहीं बच्चों कैसे मिस्टेक है बताओ, कौन के नीचे 1 नहीं तो है ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, उसमें कोई गलती है ना, मिस्टेक नहीं ना है, इसमें कोई मिस्टेक थोड़ी है, चलो मिस्टेक नहीं है बच्चा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर बच्चों 14, ध्यान से देखना है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप में पढ़ने बैठे हैं, लिखो कमेंट बॉक्स में, जो लोग ग्रुप में पढ़ने बैठे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जी टाइप करें, जी जी। अगर कोई लोग हैं जैसे 2-3 बच्चे मिलके पढ़ने बैठे हैं तो एक बार जी टाइप करें स्पीड में,
क्योंकि बच्चों आप लोग कभी कभी वीडियोस भेजते हो ना, मैं देखता हूँ, मैं है ना, मैं मैं वीडियोस देखता हूँ बच्चों कि आप लोग ना ग्रुप में पढ़ते हो। तो जो लोग भी ग्रुप में पढ़ते हैं एक बार हमें भेजें। यस यस गुरुजी, हम ग्रुप में पढ़ने बैठते हैं, ग्रुप में पढ़ने बैठते हैं, जल्दी करो फटाफट, तेजी में, तेजी में। यस यस, हम ग्रुप में बैठते हैं, जी 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 सर, नो सर नो सर नो सर। अगर आप ग्रुप में पढ़ने बैठते हैं तो आप सभी दोस्त मिलकर के जवाब दीजिए कि सर मेरा पहले आंसर आ रहा है ना, ग्रुप में आप जवाब दीजिए। और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने मम्मी पापा के सामने यानी पूरा परिवार के सामने पढ़ने बैठते हैं, तो बच्चों एफ टाइप करें, एफ, एफ। गुरुजी हम सबके सामने पढ़ने बैठते हैं, फैमिली के सामने, मम्मी देखती है, पिताजी देखते हैं, बड़े भैया जी देखते हैं, दीदी जी देखती हैं, सब लोग कमेंट करो, एफ कमेंट करना। यस यस यस, एफ गुरुजी, एफ एफ। चलो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो गुरुजी। चलो जो लोग अपनी फैमिली के सामने पढ़ने बैठते हैं एफ टाइप करेंगे, एफ एफ। चलो अधिकांश बच्चे हैं जो अपनी फैमिली के सामने पढ़ने बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब तो मम्मी देखती होगी मुझे, पापा भी देखते होंगे, हाँ। नमस्कार कहिएगा मेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए का मान क्या होगा? साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान क्या होगा? बच्चा जी ध्यान से देखना, है ना। साइन ए बराबर 3/4 है तो लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4 का फॉर्मूला ये है P/H। तो बच्चा जी बी कितना निकलेगा? तो बी निकलेगा रूट के अंदर 7, बी निकलेगा रूट के अंदर 7। अब पूछा गया कॉस ए का मान, क्या पूछा गया? कॉस ए का मान सबको मालूम है, कॉस ए बराबर होता है B/H। बी कितना निकला है? बी निकला है √7/H का मान कितना है? 4, तो √7/4 है। आप कहते हो सर कठिन क्वेश्चन है, अगर कठिन नहीं होता तो हर लोग बच्चों बना लेते, फिर आपकी वैल्यू क्या होती? कठिन तो होता ही, अगर पढ़ाना आसान नहीं, अगर अगर पढ़ाना बच्चों कठिन नहीं होता तो हर कोई पढ़ा लेता आज। तो काम कठिन है पर आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आइए, क्वेश्चन लिखा गया, ध्यान से देखो, क्या देखें सर इसको, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आंसर बताइए। देखिए ऐसे तो मैंने, है ना, आप लोग हम लोग सब लोग जानते हैं कि इसका आंसर 0 होगा, लेकिन 0 ऑप्शन में नहीं दिया है। अब आपको इस मान से चुनना है आपको कि 0 कौन सा है। तो बच्चों साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। साइन 0 का मान होता है 0, यानी सर पकड़ा गया चोर, चोर पकड़ा गया, चोर तो था लेकिन यहाँ बैठा हुआ था, ऑप्शन ए सही है। हाँ? अगला क्वेश्चन देखिए, लो भाई कर लो, कितना शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। सर देखिए साइन 30 बोला ना, सॉरी टेन 30 बोला है, टेन तीस का मतलब है 1/√3, साइन 30 का मतलब है 1/2, कॉट 60 का मतलब है, अरे कॉट 60 का मतलब टेन 30 होता है सर, यानी 1/√3 होता है सर, हाँ बच्चा। कॉसेक 30 बोला है ना, कॉसेक 30, कॉसेक 30 का मतलब होता है सेक 60, सेक 60 का मतलब 2 होता है, नीचे कुछ नहीं तो 1। ध्यान से, टेन 30 1/√3, साइन 30 1/2, कॉट 60 1/√3 गुना कॉसेक 30 2 होता है। जल्दी कटा दे, √2 कैंसल, 1/। अब देखो जी सर कहीं गलती लिखे क्या? टेन 30 सही है तो लिखे हैं हम, सही तो लिखे हैं जी, टेन 30 साइन 30 ठीक है तो लिखे हैं, कोट 60 यानी टेन 30 ठीक तो लिखे हैं, गुना गुना कॉसेक 30, कॉसेक 30 मतलब सेक 60 सब ठीक है तो लिखे हैं जी। कहाँ आंसर आ रहा है? आंसर अच्छा हाँ आ तो गया, √3 ने हुआ, अरे हम तो भूल गए थे, 3 हो गया, ठीक है तो है। हम सोचे आंसर, हम सोच रहे क्या √3 बराबर 2√3 हो जाएगा, ठीक है सही है, यस 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 यस। चलो एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोग तो बहुत आसानी से बना लेते हैं, लीजिए हम पूछते हैं, हम पूछते हैं साइन का 30 इंटू टेन का 60 इंटू कॉस का 60 इंटू कॉट का 30। हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। देखते हैं सबसे पहले बिहार में सबसे पहला इसका आंसर आता है। मैथ स्पेशल क्लास लीजिए ना सर, बहुत मजा आता है। अच्छा ठीक है लेने दो, ठीक है ना, थोड़ा सा ये बैच कम करने दीजिए, फिर हम स्पेशल लेंगे। देखो अब 8वां चैप्टर हो गया, 7 दिन का क्लास बचे हुए क्या है, इतो होने दो पूरा, फिर हम स्पेशल स्पेशल क्लास लेंगे, मैराथन क्लास लेंगे खाली। हाँ सर देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना टेन 60 का मान होता है √3, हाँ हाँ, गुना कॉस 60 का मान होता है 1/2, हाँ हाँ, गुना 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 कॉट 30 का मान होता है, कॉट 30 का मान मतलब हाँ √3 होता है, यही तो है। हाँ सर
देखिए रूट 3 का मतलब है 3, दुक्का दूधनी 4, 3/4, 3/4। देखो एक बच्चा कह रहा है ठीक है 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4। अगला क्वेश्चन है ना, ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, तो अगर साइन बी प्लस सी बाय 2 किसके बराबर है? ये तो आप पढ़वे किए होंगे जी, ये तो सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिए हैं हम तो क्वेश्चन ही पूछ लिए हैं कि साइन बी प्लस सी बटा 2 किसके बराबर है? सर जी साइन बी प्लस सी बटा 2 जो है ना सर, ये कॉस ए बटा 2 के बराबर है ना, क्योंकि बी प्लस सी यहाँ पर है तो यहाँ पर ए बचेगा ना। कॉस ए बटा 2 कहाँ है रे? हाँ कॉस ए बटा 2 है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कॉस ए बटा 2। ये तो सर क्वेश्चन है, याद है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखकर बताइए, आहा क्या क्वेश्चन है, और जरूर आएगा 1 नंबर तो इसमें पक्का आएगा बच्चों। इस फार्मूले में एक क्वेश्चन तो फिक्स आपके एग्जाम में आएगा कि बताओ भाई कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? तो सर कॉट है ना, तो सर बहुत सारे बच्चे ना ये भी नहीं बता सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कमजोर इतने होते हैं, लेकिन हम कहते हैं आप ठीक करिए धीरे धीरे से ना। कॉट है तो क्या होगा बच्चों? 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन आपकी सेवा में पेश करता हूँ, एक क्वेश्चन बच्चों गुस्ताखी माफ करना है ना, सेक 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है? एक क्वेश्चन। हाँ दूसरा क्वेश्चन दूसरा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, ध्यान से आ गया है पाई का खेल, आ गया है पाई का खेल। पाई बटा 3 बच्चों, कॉस पाई बटा 3 का मान क्या होगा? जल्दी जल्दी आपका आंसर सही होना चाहिए। कॉस पाई बटा 3, कॉपी कलम को चलाइए। सर पाई बटा 3 का मतलब सर पाई होता है 180, बट्टे रखेंगे 3 यानी ये होगा 60 डिग्री, यानी पूछा गया है कॉस 60 डिग्री, यानी 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 1/2। कॉस 60 का मतलब है ना साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आपको सही में पाई का ज्ञान है, नॉलेज है, तो मेरे बाण से बचिए, मेरे बाण से बचो। राम बाण चल रहा है, ध्यान से देखिए राम बाण चल रहा है दोनों तरफ से। आइए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइन पाई बटे 2 का मान क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 पाई बटा 4 का मान क्या होगा? और तीसरा क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है 2 है ना, 2 कॉस पाई बटा 3 का मान क्या होगा? 3 क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं और तीनों का जवाब मुझे जल्दी चाहिए। चलो जल्दी से स्पीड में। तो बच्चों साइन पाई बटा 2 का मतलब होता है कि पाई का मतलब होता है 90 डिग्री ना, पाई का मतलब 180 का अधिया बोलो 90, 90 का मान होता है बच्चों 1, तो इसका आंसर 1। 10 पाई बटा 4, तो लिखेंगे 10 पाई का मतलब होता है 180 बट्टा 4 का मतलब 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1 बच्चों 1। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 2 और लिखेंगे कॉस पाई का मान 180 बट्टे 3 यानी 60 डिग्री, तो 2 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 2 कट गया तो 1 बचा। तो बच्चा जी अरे सबका आंसर 1 1 आ गया, सबका आंसर 1 1 1 1 1। क्या हो रहा है? सबका आंसर 1 1 आ गया जी, सबका आंसर 1 1 आ गया, तो एकदम कमाल हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, लिखिए क्वेश्चन कि 10 पाई बट्टा 2 किसके बराबर है ना, 10 जो है ना बच्चा पाई बट्टा 2 किसके बराबर है? तो सर 10 जो होता है ना पाई बट्टा 2 मतलब होता है सर 10 पाई का मान 180 बट्टे 2 यानी 10 90। जल्दी बताओ 10 90 किसके बराबर है? 10 90 सर देखिए 10 शुरू होता है 0 से जाता है अनंत तक, तो बच्चों 10 शुरू होता है 0 से जाता है अनंत तक, तो ऑप्शन नंबर डी होगा अनंत। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है? किसका मान 0 के बराबर है? जल्दी बताओ तेजी में। सर देखिए सबसे पहली बात है सर कि साइन 90 जो है ना सर, साइन 90 जो है ये सर 1 के बराबर होता है, कॉस 90 ना सर 0 के बराबर होता है, साइन 30 ना सर 1/2 के बराबर होता है, और टेन 30 1/√3 के बराबर होता है। अच्छा ये बताइए, सच में बताइए कितने बच्चों को डिग्री मान 100% याद है? झूठ मत बोलिएगा। सर मुझे याद है, मुझे याद है। चलो एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, 5000 लाइक पूरे कर दीजिए।
अब हम शुरू करते हैं, शुरू करें, बोलो शुरू करें, जल्दी बताओ। यस 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 गुरुजी, स्टार्ट किया जाए। आ जाओ बच्चे, शुरू करते हैं, ठीक है ना। डिग्री मान अगर आपको याद है तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, लिखिएगा लिखिएगा सबसे तेजी में। सबसे पहले जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं आंसर कॉपी में। रेडी, बोलो रेडी बच्चों, आर यू रेडी? यस और नो? यस, मैं लिखूंगा क्वेश्चन, आपको लिखना है कॉपी में आंसर। रेडी? यस 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 बोलो, यस 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 गुरुजी। एक बार एक बार एक बार, हाँ सर, नो नो कर रहा है मुझे याद है सर, जल्दी बोलो। यस चलो ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपका आंसर, क्वेश्चन खत्म आंसर खत्म होना चाहिए, क्वेश्चन खत्म आंसर खत्म। आइए शुरू करते हैं चलिए बच्चों, रामबाण चल रहा है दोनों तरफ से आज। चलिए, मेरा क्वेश्चन खत्म आपका आंसर खत्म। क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए, आंसर आंसर खाली आंसर, खाली आंसर, क्वेश्चन उतारना नहीं है, क्वेश्चन उतारना नहीं है। चलिए चलिए, हो गया हो गया। कहाँ लिख रहे हैं आंसर? कमेंट बॉक्स में क्यों लिख रहे हैं? कॉपी में लिखने बोले थे, हो गया? बोलिए हो गया। सर जब आप लिख रहे थे तो हम बोर्ड देखेंगे कि लिखेंगे? दोनों काम कीजिए एक साथ। हो गया बताइए, तब जानेंगे। कोई पूछे फर्राटादार बोल दो पूरा। ऊ वाला आदमी ने ढीला ढाला वाला कि जाते समय सर जी मतलब जो ना डिग्री मान यहाँ लिख लेना बच्चा, यहाँ लिख लेना डिग्री मान यहाँ इसको उठा के यहाँ लिख लेना। वो काम चोर चपाटी वाला काम नहीं करना है, समझ गए ना। अभी आपके पास समय है, वो काम नहीं करना है, समझ गए ना। नहीं तो देखते हैं एग्जाम के समय में कहाँ कहाँ से निकलता है, पेट के तौर से निकलता है, इतना मोटा मोटा किताब, बोलता है खोलो, देखता है ना वो काम नहीं कीजिएगा, समझ गए। पढ़ाई का समय पढ़ लीजिए। तो बच्चा जी साइन है ना, साइन 45 का मान मिलाइए, 1/√2, tan 45 का मान 1 होता है। कॉस 90 का मतलब है बच्चों 0, कॉस 90 का मतलब होता है 0। सेक 30 का मान होता है 2/√3। पूछा गया है कोट 90 का मान, तो बच्चों लिखेंगे 0, ये शुरू होता है 0 से सना। कोट 90 मतलब सना tan 0। कॉसेक 45 का मान होता है बच्चों √2, कॉट 0 का मान होता है यानी कि 90 tan अपरिभाषित। सेक 0 का मान होता है, सेक 0 का मान होता है 1 बच्चों। अगला आता है साइन 60 का मान √3/2। बैठा दो, देखो मिला लो, मिला लो कितना सही हुआ। हंसो मत, हंसो मत, हाँ एग्जाम टाइम में नहीं तो पेन निकाले आ जाएगा, हाँ पेट से निकालना जी खोद खोद के, ठीक है ना। चलो सही कर रहे हैं, बोलो मजाक कर रहे हैं हम, सही कह रहे हैं। यस सर, हो गया। यस यस, आगे बढ़ जाए। अब बताना मुझे कि 9 क्वेश्चन मैंने पूछा था, आपने कितना सही किया? 9 क्वेश्चन घर में कोई पूछ रहा है नहीं आपसे, लेकिन हम पूछते हैं, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ सर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चा जी, 1/√3 किसके बराबर है? 1/√3 किसके बराबर है? 2023 में अधिकांश क्वेश्चन नए मिलेंगे आपको। हाँ क्या लिखे हो सर 8 नंबर का मिस्टेक है सर। अरे कहाँ जाएंगे 8 नंबर में, बाद में आएंगे 8 नंबर में। चलो अभी अभी मत कीजिए कमेंट की कमेंट को, ठीक है ना। 1/√3 साइन π/3 का मतलब होता है बच्चा 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है, साइन में कभी 1/√3 आएगा ही नहीं, है ना। 1/√3 बच्चा जी किस में आता है? कॉट, है ना। किसमें? tan में। tan 30 का मान होता है यानी tan π/6। tan π/6 का मान होता है 1/√3। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और tan 30 का मान होता है 1/√3। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो हाँ। यस, आ जाओ एक क्वेश्चन और। cos π/6, cos π/6 बताओ कितना है? अगर सही में आपको डिग्री मान याद होगा तो आप तुरंत बता देंगे cos π/6 का मान। गुरुजी पाई मतलब 180, 6 का मतलब 3 आएगा, तो सर जी cos 30 का मान वही ना होगा जो साइन 60 होता है, √3/2। हाँ बच्चा, √3/2 आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं, देख के बताइए कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा? तो बच्चा जी आप लिखेंगे कि √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो लिखा जाएगा cos थीटा बराबर 1/√2, और ये 45 डिग्री का मान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, बढ़ जाए आगे।
हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान बताओ। टेन थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा? ठीक है ना सर जी? कहाँ पर मिस्टेक हुआ? एगो मिस्टेक हो गया सर, गलत है। कोट 90 का मान अपरिभाषित है। कोट 90 का मान अपरिभाषित है। टेन 90 का मान अपरिभाषित है बाबू, शुरू कीजिए। क्या बात करते हैं, क्या दिक्कत है? टेन 90, टेन जीरो, जीरो से लेकर अनंत तक 10 90 होता है अपरिभाषित, है ना? कोट 90 जीरो होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर। चलिए, टेन थीटा बराबर √3 है। आपको लग रहा है कि खाली आप ही जान रही बात को? इतना बच्चा हमको जान मार देता, हम गलती लिखते तो कमेंट कर करके। हाँ, चलिए, √3 बना ना बच्चों, तो टेन कितने का मान होता है? 60 का मान होता है। 60 का मान, अरे कहाँ ऑप्शन है? टेन 60 का मान होता है। ऑप्शन गलत दिया है बच्चों, है ना? टेन 60 का मान होता है √3। ऑप्शन डी में 60 होगा, जीरो नहीं 60 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाह वाह क्या क्वेश्चन है कि टेन ए किसके बराबर है ना? टेन ए किसके बराबर है, जल्दी देखो, है ना? कि टेन ए किसके बराबर है। हाँ तो बच्चों, टेन ए जो है ना किसके बराबर है, तो लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस ए। क्या लिखेंगे? कॉट 90 डिग्री माइनस ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अनुपात पूछा है टेन 45 का अनुपात टेन 60 का, जल्दी बताओ। टेन 45 का पूछा है, अनुपात 60 का पूछा है, तो टेन 45 कितना होता है सर? टेन 45 1 होता है। और अनुपात बताओ बच्चों कि टेन 60 कितना होता है? ठीक है, और टेन 60 का मान होता है रूट के अंदर में 3। तो बच्चा जी, एक अनुपात रूट के अंदर में 3, एक अनुपात रूट के अंदर में 3। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 1/√3 किसके बराबर है? 1/√3 किसके बराबर है? ठीक है, 1/√3 किसके बराबर है? तो बच्चा जी, 1/√3 जो है ना, ध्यान से देखना, साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 30 का मान होता है 1/√3, कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, और टेन 45 का 1 होता है। अब देख लो कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या पूछा गया है? अरे उल्टा पुल्टा दिया क्या? नहीं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? तो बच्चों, सबको मालूम है ना कि कॉस 90 डिग्री, ध्यान देना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है? निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है? तो बच्चा जी, आप आंसर देखेंगे, सबसे पहला क्या लिखा गया है? हाँ, रूट है ना, टेन 60 मतलब ये √3 होगा। कॉस 45 1/√2 होगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, टेन है ना, साइन 30 1/2 होगा, है ना? ध्यान दीजिएगा। उसके क्या बचा? कोसेक 45, कोसेक 45 होता है √2, कोसेक 45 होता है √2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, यदि थीटा बराबर 45 है तो इसका मान क्या होगा, बताओ। यदि थीटा बराबर 45 है तो इस क्वेश्चन का मान क्या होगा? है सर, ध्यान से देखना, अगर थीटा का मान 45 है, ध्यान से 45 है, तो सर टेन स्क्वायर लिखा है ना, तो टेन 45 का मान होता है 1। टेन 45 का मान क्या होता है पहले बताओ, है ना? तो टेन 45 का मान होता है बच्चा जी 1। और साइन 45 का मान क्या होता है? साइन 45 का मान भी होता है बच्चों 1/√2, 1/√2। ध्यान से आ जाओ, लिखेंगे 1+1/√2 का होल स्क्वायर बराबर 1+1/1 का स्क्वायर 1√2 का 2 बच्चों, तो ऊपर जाएगा 2, तो 1 प्लस में 1 गुना 2/1 यानी कि 2, तो 1 प्लस का 2 बराबर का बच्चों 3 आंसर होगा। देख लो ऑप्शन नंबर हमारे पास, अरे तो ऑप्शन ही नहीं है 3। 3 होगा आंसर, 3 होगा आंसर। क्या होगा? 3। ऑप्शन में नहीं है 3, कैसे गलती हुआ जी? यहाँ 3 करो ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगर 1 से लेकर के हम 89 तक चलते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? बच्चा जी, 1 से लेकर 89 तक चलेंगे, है ना? 1 से लेकर के 89 तक चलेंगे, तो 1 और गुना 1 गुना 89, है ना? 1 89। ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि 10 1 और इनटू में 10 89 का मान क्या होगा, जल्दी बोलो। 89 का मान, इसका मान क्या होगा, जल्दी से। 10 1 इंटू 10 89 का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर ध्यान दीजिए, 10 1 को हम लिख सकते हैं ना, 10 1 के जगह में 10 1 ही लिखेंगे, लेकिन जो 10 89 है इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा।
माइनस थीटा बराबर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, टेन एक, ध्यान दीजिएगा टेन एक और गुणा यहाँ पर कॉट एक है ना, क्या हो जाएगा कॉट एक। अब ये बताओ कि बच्चों टेन थीटा और गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा और गुना कॉट थीटा बराबर 1 होता है बच्चों, बराबर क्या होता है 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा 1। तो इसी तरह से अगर हम लोग पेयर करेंगे, जोड़ा लगाते जाएंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे 88 से, 3 का जोड़ा 87 से, है ना, 4 का जोड़ा 86 से, 5 का जोड़ा 84 से, 6 का जोड़ा 83 से, लगाते जाएंगे तो 1 1 1 1 1 1 आते रहेगा बच्चों। और सबको 1 1 से जब गुना करेंगे तो बच्चा जी आंसर क्या आएगा, सबको करेंगे तो 1 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सबको जब 1 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आंसर यही आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी तेजी में देखो। जिन दोनों को जोड़ने पर 90 हो उनका गुणनफल 1 होगा बच्चों, ठीक है ना, तो ध्यान देना। हाँ 10 10 है और यहाँ पर 80 है, तो ये दोनों का गुणनफल 1 है, तो इसका मान 1 होगा। गुणा 15 है और यहाँ 75 है, इसका 1 होगा, तो बराबर 1 बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। चलो अगर आपको देखना है, तो एक क्वेश्चन और देखिए। मैंने लिखा बच्चों साइन का 30 इंटू में सॉरी साइन नहीं, सब ये क्वेश्चन 10 में बनता है ना, 10 का 15 इंटू में, 10 का 70 इंटू में, 10 का 75 इंटू में, 10 का 30 इंटू में, 10 का 15। इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर बना दिया, अगर इस क्वेश्चन का आंसर बना दिया तो मैं समझूंगा बच्चों ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में भी आएंगे तो बना दोगे आप। जल्दी करो फटाफट तेजी में। यस यस यस, बहुत बढ़िया, करें बच्चों। हाँ आ जाओ बच्चा जी। 15 देखो, जिसका 90 होना चाहिए, 15 और 75 90 होता है, तो इसका गुणनफल 1 होगा। 70 और 15, अरे 20 ना होगा जी, रुक जाओ, एक सेकंड गलती है गलती है, दोनों जगह 15 नहीं होगा, एक जगह 20 होगा, सॉरी बच्चों, एक जगह 20 होगा, एक जगह 20 होगा, एक जगह 20 होगा, नहीं तो फिर 90 पूरेगा ही नहीं। यस सर, तो ये हमारा 70 है और यहाँ 20 है, तो इसका भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों जो मैंने 10 30 लिखा है, ये 30 लिखा है बच्चों, किसी से जोड़ा लगाने के लिए नहीं, इसका मान आपको लिखना पड़ेगा। तो जिसका जोड़ा नहीं लगता उसका वैल्यू बैठाओ ना, 10 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो सॉलिड आंसर होगा 1/√3, तो आंसर क्या होगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए बच्चा जी। आपको मालूम होना चाहिए, है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे cos 90 तक, तो जाके क्या फायदा, इधर आप कुछ भी गुना कर लो, इधर आप कुछ भी गुना कर लो, आपको मालूम होगा बच्चों कि cos 90 का मान क्या होता है, बोलो। इधर कुछ भी गुना कर लीजिए, cos 90 का मान जल्दी बता दो बच्चा जी। cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान क्या होता है 0। तो इधर कुछ भी पूरा संसार गुना कर दो ना, संसार गुना कर दो तो भी आंसर क्या हो, संसार पूरा रह जाए, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 0। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 35 है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो जल्दी से बताइए कि थीटा किसके बराबर है। आप कहोगे सर देखो, अगर हमारा दोनों बराबर है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो थीटा की वैल्यू अभी तुरंत पढ़ाए थे 45 डिग्री, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कुछ नहीं बच्चों तो गुना है, कुछ नहीं तो गुना है, जल्दी कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला है ना, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, है ना। और गुना बच्चों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब आप सोच के देखो कि जब हम सेक को, है ना, जब हम सेक को और कॉस को गुना करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, 1/cos, और गुना लिखा गया है कॉस। अगर हम कॉस को गुना कर दे भैया मेरे, कॉस को गुना कर दें तो उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों ए सही है, उत्तर 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन, बड़ी उम्मीद के साथ मैंने दिया आपको कि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √3, बराबर क्या दिया है √3, 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। यानी बच्चा जी ये बताओ पहले कि 10 अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया है, तो पहली बात है ना कि ये 10 कितने की वैल्यू है सर, 10 60 का वैल्यू है। तो हम लिखेंगे ना, इधर लिखेंगे बच्चों 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 10 60 का वैल्यू। इट मीन्स क्या है, मतलब है बच्चों अल्फा प्लस बीटा 60 है, अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलकर के 60 डिग्री है।
अब आप ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ लिखा गया है 10 अल्फा, क्या लिखा गया है 10 अल्फा बराबर √3। अब बताओ बच्चों 1 बाय, है ना 1/√3 कितना का वैल्यू है, तो सर ये होता है 10 30 का मान। अर्थात बच्चों अल्फा का मान सिर्फ कितना है, बोलो अल्फा का मान सिर्फ 30 है। अल्फा 30 है तो बीटा कितना होगा, अरे अल्फा और बीटा दोनों मिला के 60 है और अल्फा अकेला 30 है। अल्फा अकेला 30 है तो बीटा कितना होगा, सर अल्फा अगर 30 है तो बीटा भी हमारा 30 होगा, बीटा भी हमारा 30 होगा। बच्चा जी अगर बीटा 30 होगा, ध्यान से अगर बीटा 30 होगा तो बताओ बच्चा 10 बीटा का मान क्या होगा। सर 10 बीटा मतलब यही बात पूछा है, 10 30 का मान 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर बताना बच्चा जी, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट है। एक बच्चा 45 कह रहा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगर a + b = 90 डिग्री है तो cos a का मान क्या होगा। ध्यान से पहले आपको a निकालना पड़ेगा बच्चा, क्या निकालना पड़ेगा a, ध्यान दीजिए a। तो अगर मैं कहता हूं कि a + b = बच्चों 90 डिग्री है तो a कैसे निकलेगा, a निकलेगा 90 डिग्री और -b। a बराबर क्या होगा 90 डिग्री -b, होगा कि नहीं होगा, सर प्लस में भी है तो आगे क्या होगा माइनस में भी होगा। अब यहाँ पूछा गया cos a, मतलब दोनों तरफ cos रखने पर, देखो दोनों तरफ cos रखने पर, दोनों तरफ क्या रखने पर, cos रखने पर, तो बच्चों जब cos रखेंगे तो दिस इज cos a, क्या होगा बताओ, हाँ तो ये हो जाएगा हमारा cos a। और यहाँ पर अगर हम cos रखते हैं cos 90 डिग्री -b, तो आप खुद बताइए कि cos 90 डिग्री -b बराबर क्या होता है। सर ध्यान दीजिएगा cos 90 डिग्री -b बराबर होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो बच्चा जी sin b हो जाएगा, sin b। ऑप्शन नंबर ध्यान से देखना सी में सही है, ऑप्शन नंबर सी में सही है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चों। अरे क्या क्वेश्चन है सर ये तो सबको मालूम है ना कि सर देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कॉसेक और यहाँ पर माइनस कोट, बड़ा में छोटा घट रहा है, नॉर्मल सी बात है। 5 कॉमन लेना बच्चा जी, तो बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 है तो 5 के मल्टीप्लाई 1 से, तो बच्चा जी 5 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सबसे फेमस अभी तक का अगर मुझसे पूछो तो सबसे फेमस यही है बच्चों, खूब पूछा जाता है, 10 स्क्वायर थीटा पहला हो गया। या दूसरी बार अगर कभी मन करे तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 बच्चों 10 स्क्वायर थीटा। कभी कभी मन करता है ना तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है। पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा फटाफट जवाब दे दे। 5 बच्चों है ना, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 6 सेक पहले है ना तो 10 पहले कर दीजिएगा, 10 स्क्वायर ए और माइनस में 6 है ना सेक स्क्वायर ए। का आंसर बताना क्या होगा, है ना, या फिर नंबर 5 है ना 7 कॉट स्क्वायर ए माइनस में 7 कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो देखो अगर प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप ना थोड़ा जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन को देखना पहले कौन आगे पीछे है उसको देख के सही करना, ठीक है। आ जाओ बच्चा जी, देखो अगर सेक पहले है ना, सेक है ना, सेक पहले है कोई दिक्कत नहीं है, 8 आंसर सही है इसका। सेक पहले कोई दिक्कत नहीं है, 9 आंसर कर दो। अगर बच्चों 10 पहले आ गया, अगर 10 पहले आ गया तो आपको माइनस देना पड़ेगा, माइनस क्यों, तो वो कॉमन लेने से होता है, बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी क्या होगा ना, कॉट पहले आ गया ना कॉट, तो यहाँ पर -7 आ जाएगा, क्यों होता है सबको मालूम, गुरुजी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चा जी। यस यस, कैसे बता देते हैं, एक क्वेश्चन बता देते हैं बच्चों कि अगर 6 10 स्क्वायर ए माइनस 6 सेक स्क्वायर ए बराबर क्यों ऐसा होता है। तो बच्चा जी ध्यान से देखना, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेक को पहले ले जाना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा -6 सेक स्क्वायर ए, और ये जो माइनस में देख रहे हो इसको प्लस लिखना पड़ेगा 6 10 स्क्वायर ए, 6 10 स्क्वायर ए, फिर जाकर के आपको माइनस का 6 कॉमन लेना पड़ेगा, तो बचेगा क्या सेक स्क्वायर ए, और जो प्लस था वो माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमने पढ़ के रखा है, हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यस, तो -6 और गुणा का 1 बराबर बच्चा जी -6 उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आज ही मैंने मॉर्निंग में पढ़ाया था बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में हमने इस क्वेश्चन को किया था और हम उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे से पता होगा। गुरुजी लिखा गया है कॉसेक, कॉसेक और लिखा गया कॉट, इसको आप बदल लो ना, कॉसेक को अगर आप अगर चेंज करोगे तो 1 हो जाता है साइन, 1/sin हो जाता है, माइनस कॉट को चेंज करोगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाता है,
ठीक है ना। तो नीचे हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों का स्क्वायर दे दीजिए बच्चा जी। 1 माइनस कॉस थीटा आपको ऊपर ही लिखना है, 2 बार लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे हमारा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन गया, बचा क्या बताओ, 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस, है ना। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह हमने बता दिया 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी सही है, आज मॉर्निंग में पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट 41 समाप्त हो गया। बताइए कैसा रहा, कितना स्कोर किया आपने 40 क्वेश्चन में से, कितना स्कोर किया। मजा तो आज तब आएगा जब हम बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं 8:30 बजे, बहुत मजा आने वाला है। जल्दी बताओ कितना क्वेश्चन सही किया आपने। मजा तो तब आएगा जब 8:30 बजे हम लोग मिलेंगे। क्या शायरी था गुरुजी। हाँ, हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। जल्दी 40 में सर देखो मैथ है ना एक ऐसा चीज है बच्चा जी, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की चीज है, मैथ में थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है। नंबर बच्चों आप बहुत अच्छा यहाँ से ला सकते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जिसका हिंदी नहीं है भैया जी जाओ। कब मिलते हैं सर, मिलते हैं 8:45 में। बोल देता हूँ बच्चा, 30 में मिल नहीं पाता हूँ, बड़ा दुख होता है। 8:45 में मिलेंगे, क्या आप तैयार हैं। आप सभी लोग 8:45 में आइएगा सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, जिसका हिंदी और संस्कृत नहीं है। आइए पढ़ते हैं बच्चों। जीत जीत मैं निरखत हूँ, जल्दी से बताओ आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ। आइए थोड़ा सा हिंदी की दुनिया में आपको ले चलते हैं। और बच्चा जी कैसे जीत लिखाता है, हर्षिकार हर्षिकार। आइए देखते हैं बच्चों, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। बताओ ये क्या है, सबसे पहली बात बताओ ये क्या है। कहानी, किस्सा, निबंध, साक्षात्कार, ये है क्या सर। जीत जीत मैं निरखत हूँ ये इंटरव्यू है सर, यानी यह साक्षात्कार है, साक्षात्कार है। बच्चा जी इसके लेखक कौन है, या फिर इसको ना किसका साक्षात्कार है, पूछा जाए किसका इंटरव्यू है। गुरुजी ये है ना बिरजू महाराज का है। किसका है, बिरजू महाराज का। अच्छा, बिरजू महाराज जो थे इनका जन्म कब हुआ था सर, 1938 में जन्म हुआ था। अच्छा ये बताओ कहाँ जन्म हुआ था सर, लखनऊ में हुआ था। अच्छा लखनऊ के है ना, लखनऊ घराने के किस पीढ़ी में हुआ था सर, 7वीं पीढ़ी में हुआ था, 7वीं पीढ़ी में। बच्चों ये बताओ कि पहली बार किसके साथ प्रोग्राम करते हुए इन्हें अवार्ड मिला था, तो पिताजी और प्लस चाचा जी के साथ करते हुए मिला था। बच्चा जी ये बताओ कि इनके चाचा का क्या नाम था सर, चाचा का नाम तो शंभू है ना, शंभू, क्या नाम था, पूरा नाम क्या था, शंभू महाराज। हाँ शंभू महाराज इनके चाचा जी का नाम था। बच्चा जी अगर आपसे पूछा जाए कि इनके गुरु जी कौन थे, तो गुरु इनके पिताजी थे, पिताजी इनके गुरु थे। अच्छा बताओ कि बच्चों ये अपना जज किसे मानते थे, जज, तो सर जज अपनी अम्बा को मानते थे, है ना। इसे गांडा किसने बांधा था, बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था, गांडा बांधा था बच्चों पिताजी ने, है ना, पिताजी ने, है ना। ये किनके शागिर्द थे, ये जो ना पंडित बिरजू महाराज किसके शागिर्द थे, तो पिताजी के शागिर्द थे, पिताजी के शागिर्द थे। कहते हैं बच्चों है ना कि बिरजू महाराज के एक बाहर में थे बच्चों, है ना, नेपाल में रिश्तेदार रहते थे, उसका नाम क्या था, रिश्तेदार रहते थे नेपाल में, क्या नाम था, झुम्मक लाल, है ना, झुम्मक लाल उनके रिश्तेदार का नाम था बच्चों, है ना। बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उनके पिताजी मर गए, तो सर उनके 9.5 वर्ष, साढ़े नौ वर्ष के थे जब उनके पिताजी मर गए, 9.5 वर्ष के थे। बिरजू महाराज को जब बच्चों अवार्ड मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो उसकी आयु कितनी थी सर, साहित्य अकादमी या फिर कौन सा पुरस्कार मिला था, उनकी आयु उस समय बच्चों 27 वर्ष की थी ना, 27 वर्ष के थे जब इनको पुरस्कार मिला था, जब इनको पुरस्कार मिला था ये 27 वर्ष के थे, याद रहेगा आपको। यस सर, कहते हैं कि इन्होंने पिताजी की बच्चों 10वीं और 13वीं कितने प्रोग्राम करने के बाद कराई थी, तो 2 प्रोग्राम करने के बाद करवाई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। यस गुरुजी, पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों की पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, एक क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, तो आंसर आता है लखनऊ घराने के। अगला क्वेश्चन है बच्चा जी ध्यान दीजिएगा, अगला है कि बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध बताओ कहां से है, तबला वादन से नहीं सर, संतूर वादन से नहीं सर, बांसुरी वादन से नहीं सर, इनमें से कोई नहीं, है ना। बिरजू महाराज ये संतूर वादन, हाँ देखो बजाते सब थे लेकिन उनका संबंध बच्चों नृत्य से था। बिरजू महाराज का संबंध किससे था, नृत्य से था, वो भी कौन सा नृत्य, कथक, कथक नृत्य था ना, वो पैर में घुंघरू बांध करके। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है।
पाठ के लेखक कौन है? अरे भैया जीत जीत मैं निरखत हूँ, इस पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। अगला क्वेश्चन है ना, बिरजू महाराज को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, सॉरी बच्चों मैंने साहित्य बोला था, गलत था वो, क्या होगा? संगीत नाट्य, क्या होगा? संगीत, आंसर क्या होगा? संगीत, संगीत, संगीत नाटक, है ना, नाटक अकादमी पुरस्कार अवार्ड जो मिला था, तब बच्चों उसकी आयु कितनी थी? मैंने बोला था 27 साल के थे वो। अगला आता है बच्चों, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी, यानी उन्होंने किससे, है ना, किनसे सीखा था? तो बच्चों उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, डांस जो उन्होंने सीखा था, वो अपने पिताजी से सीखा था। ऑप्शन नंबर होगा बी, बाबूजी से। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? बहुत पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिरजू महाराज किस शैली के थे बच्चों? तो आंसर क्या आता है? कथक के। देखो इस पीडीएफ को जब बाद में आप पढ़ोगे ना, एक बार बच्चों पीडीएफ डेली, अच्छा कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस पीडीएफ को डेली फिर से पढ़ते हैं? ये जो बोर्ड में हम लिखे हैं, इस पीडीएफ को 120-30 पेज का जो पीडीएफ है, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पुनः पढ़ते हैं? पुनः बच्चों फिर से पुनः पुनः पढ़ते हैं, हाथ उठाओ, कौन कौन है जो इस पीडीएफ को फिर से पढ़ते हैं? सर मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्या आप पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं बच्चों तो एक बार पढ़िए, एक बार तो लाइव पढ़ते हैं, एक बार इस पीडीएफ को फिर उल्टा पुल्टा के पढ़िए, आपको बहुत ज्ञान होगा बच्चों, ठीक है? पढ़ जाएंगे? यस। साउंड नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा तो आप आराम कीजिए। चलो बच्चा जी, नहीं आ रहा तो आप आराम कीजिए, जिसको आ रहा है वो सुन रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बच्चा जी सबको साउंड आ रहा है, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम क्या था? बच्चों बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम शंभू महाराज था। अगला क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थी? लोग उसे किस रूप में जानते थे? क्या वो टीचर थे? क्या वो नर्तक थे, तबला बाजक थे? तबला नहीं था बच्चों, शहनाई नहीं था, संतूर नहीं था, मैंने बोला था वो नर्तक के रूप में लोग उन्हें जानते थे। अगला क्वेश्चन आता है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है, यानी साहित्य की कौन सी विधा है? तो बच्चों जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये बच्चों एक साक्षात्कार है, एक इंटरव्यू है उनका, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के कौन थे? ये उनके चाचा जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, चाचा जी। अगला बच्चों, हलकारे का अर्थ क्या होता है? सही अर्थ बताओ, ये हलकारे का अर्थ क्या होता है? एक बार मैंने बोला बच्चों हलकारे का अर्थ होता है हल जोतने वाला, नहीं बच्चों, हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक। क्या होता है? संदेश वाहक। अगला बच्चों, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था, मतलब बच्चा जी 1938 में हुआ था। अगला, पंडित बिरजू महाराज डॉट डॉट साल के थे तभी उनके पिताजी पिताजी का देहांत हो गया। देखो बच्चों 22 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन कहा जाता है। पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उनके पिताजी का देहांत हुआ? आप कहोगे सर 9.5 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, 9.5 वर्ष के। कहते हैं बिरजू महाराज खुद को किसके शागिर्द मानते थे? शागिर्द मतलब होता है परम शिष्य। शागिर्द मतलब क्या होता है बच्चा? परम शिष्य। तो खुद को किसके परम शिष्य मानते थे? तो बच्चों कहते हैं किसके? पिताजी का परम शिष्य मानते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बिरजू महाराज का संबंध है, बताओ किससे है? बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बच्चों क्या बांसुरी? नहीं सर। तबला नहीं सर। संतूर नहीं सर। कथक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जब मिला, 2 बार क्वेश्चन आ गया रे, मिला तब उसकी आयु कितनी थी? सर उनको जब मिला था आयु मात्र 27 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस किस पीढ़ी के कलाकार थे? लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? गुरुजी 7वीं पीढ़ी के थे। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, 22 में पूछा है, उनका नाम क्या था, है ना। नेपाल में एक उसके रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था? पहला नाम है बच्चों ठुम्मक लाल। नहीं, ठुम्मक लाल नहीं था। चुनमुन लाल तो एकदम नहीं था। हरी लाल तो बिल्कुल नहीं था। झुम्मक लाल नाम था। उनके रिश्तेदार का नाम क्या था? झुम्मक लाल बच्चा जी, झुम्मक लाल से बढ़िया हॉर्लिक्स पिला देता तो। अगला लिखा गया कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? 22 में पूछा गया। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शैली से है? किस शैली से? तो बच्चों पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है भारतनाट्यम से नहीं है सर, कुचिपुड़ी से तो बिल्कुल नहीं है। आंसर हुआ कथक से है, कथक से। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि जिस दिन दिल्ली में मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चली गई थी? है ना, बताओ। डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चली गई थी? तो बच्चे
जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे है ना बिरजू महाराज बच्चों लखनऊ चले गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, शायद ये आखिरी क्वेश्चन होगा। यस बच्चों आखिरी क्वेश्चन है। 20 प्रश्नों की श्रेणी में आपने कितना क्वेश्चन दाग दिया बताओ मुझे। 20 में कितना सही हुआ? मुझे पूरा भरोसा है बच्चा जी कि आपने 20 में से 20 सही किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है। है ना। और हिंदी की चीजें जिसे आप पढ़ते हैं उसमें डरने की कोई बात है नहीं बच्चों। स्टार्ट करें, बोलो हाँ। यस गुरुजी। चलिए अब देखते हैं कविता। बच्चों कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक वृक्ष की हत्या। जो लोग नए हैं चैनल पर पहली बार आए बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब कैसे होता है पता है ना आपको? वो जो दिशा ऑनलाइन क्लासेस लिखा है उसके बगल में सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दीजिए। ध्यान दीजिए। एक वृक्ष की हत्या, इसके कवि कौन है बताओ? इसके कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि बताओ। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है सर? एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण बच्चों, कुंवर नारायण के कवि हैं। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, है ना, कि अगर आपसे पूछा जाए कि नगर संवेदना के कवि कौन है, नगर संवेदना के कवि कौन है, तो कहना बच्चों कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है नगर संवेदना के कवि हैं। कहते हैं बच्चों कवि को, है ना, कवि को वो जो वृक्ष है वो कैसा दिखता है? कवि को जो वृक्ष है बच्चों वो कैसा दिखता है? कवि को वृक्ष कैसा दिखता है? तो कहना बच्चों बूढ़ा चौकीदार। है ना, क्या दिखता है? बूढ़ा चौकीदार। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार दिखता है। कहना बच्चों कि जो वृक्ष की टोपी कैसी थी बच्चों? वृक्ष की टोपी, वृक्ष की पगड़ी कैसी थी? पगड़ी या टोपी, वृक्ष की पगड़ी या टोपी कैसी थी? तो कहना बच्चों फूल पत्तीदार। क्या कहना? फूल पत्तीदार। कहते हैं बच्चों, है ना, वृक्ष की जो सूखी डाली थी, वृक्ष की सूखी डाली कैसी दिखती थी? वृक्ष की सूखी डाली, सूखी डाली कैसी दिखती थी गुरुजी? सीखी, है ना, सूखी डाली जो थी वो राइफल लग रहा था देखने में, राइफल। है ना, सूखी डाली बच्चों क्या था? राइफल देखने में लग रहा था। कवि बच्चों, कवि, है ना, कवि जो हैं वो शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? शहर को किससे बचाने की बात करते हैं गुरुजी? शहर को बचाना है नादिरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, है ना, देश के, है ना, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। बच्चों बताओ हवा को क्या होने से बचाना है? हवा को क्या होने से बचाना है गुरुजी? धुआं होने से बचाना है ना, बताओ, है ना। मनुष्य को क्या होने से बचाना है? मनुष्य को क्या होने से बचाना है? सर जी ये क्वेश्चन कहाँ मिस्टेक है बताओ ना। अच्छा ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ तो हम उसको देख लेंगे बच्चों, ठीक है ना। सर हिंदी का लास्ट क्वेश्चन गलत है। इलाहाबाद होगा सर। अच्छा इलाहाबाद होगा। देखो इसको तो, ढेर दिन हो गया ये क्वेश्चन पढ़ने से। देख तो बच्चा इसको आंसर सही है। इसको देख तो कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो डर के मारे बिरजू महाराज कहाँ चले गए थे? बता दो देख करके जल्दी से, जल्दी बताओ। बुक में देखो, कहीं देखो, जहां देखना है देखो। बुक है बच्चा यहाँ? हिंदी वाला बुक है, देख तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखना रे, नहीं तो 1 नंबर कट जाएगा रे। हिंदी है क्या? नहीं है, छोड़ दो, नहीं है तो बाद में देखेंगे। ये लोग देखो ना क्या बताता है। इलाहाबाद होगा सर। अबे सही है। सही है गुरुजी, लखनऊ होगा। अरे झुट्टो का है तो पगलाता है हमरा बे, हट। हम तेरा भरोसा करते तेरा ऊपर में, बच्चा हमारा सही बोलता है। हट। मनुष्य को बचाना है बच्चों जंगल होने से। मनुष्य को क्या बचाना है बताओ? मनुष्य को बचाना है जंगल होने से, और खाने को बचाना है बच्चों जहर होने से, है ना, खाने को। तो ये सब कवि कहते हैं किसको क्या होने से बचाना है? मनुष्य को बचाना है जंगल होने से, और खाने को जहर होने से बचाना है। चलो बच्चों सुना, आगे बढ़ जाए। यस देखो इसमें 10 क्वेश्चन है, इसमें 10 ही क्वेश्चन है, आपको 10 में 10 सही करना है। हो जाएगा बताओ? यस गुरुजी। तो बोलो 10 में 10 हो जाएगा? आ जाओ, आपको 10 में 10 सही करना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़ो। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कवि, कवि, है ना, कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? वृक्ष की सूखी डाली, है ना, वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? तो बच्चों कहते हैं, हाँ चलेगा नहीं चलेगा? एक सेकंड रुक जाओ, चलता है कि नहीं चलता है? ये कटकुट कर रहा है जी। चल रहा है? ठीक है। अरे भैया ये तो गलत बात है। चलो दिख रहा है?
आ जाओ। वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है? तो बच्चों वृक्ष की जो सूखी डाली है ना, वो राइफल की तरह है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी होगा, राइफल की तरह है, राइफल की तरह है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि एक वृक्ष की हत्या, है ना, किस कविता संग्रह से, है ना, संकलित है बच्चों। एक वृक्ष की जो हत्या है वो किस कविता संग्रह से लिया गया है? किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो बच्चों ये लिया गया है किससे, है ना, इन दिनों से। कहां से लिया गया? इन दिनों से लिया गया है, इन दिनों से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं बच्चों कि कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं बताइए। कुंवर नारायण जो हैं वो कैसे कवि हैं? गुरुजी कुंवर नारायण जो हैं वो नगर संवेदना के कवि हैं। अभी मैंने बताया था नगर संवेदना के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ना, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से है? पंक्ति किस पाठ से है बताइए। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता तुम्हारा दोस्त। बच्चों यह कहां से लिया गया? एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो बच्चों आप सभी को मालूम है, शहरों को बचाना है नादिरों से, शहरों को बचाना है नादिरों से, है ना, शहरों को बचाना है नादिरों से। ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि चक्रव्यूह किसकी रचना है? 22 में पूछा गया है। चक्रव्यूह किसकी रचना है? बच्चा जी कहते हैं चक्रव्यूह जो है ना वो कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, अच्छा खत्म हो गया बस। देखो ध्यान से, 6 ही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। और मुझे दूसरे बुक से लेना था, माफ कीजिएगा, इस चैप्टर में 6 ही क्वेश्चन मैंने लिया है। दो चैप्टर ना, दो जगह आज क्वेश्चन कम हुआ है बच्चों। जल्दी बताओ 6 में से आपने कितना सही किया? 6 में से कितना सही हुआ? मुझे पूरा भरोसा है कि आपने 6 में से 6 सही किया होगा। जल्दी बताओ 6 में कितना सही हुआ? सर 6 में 6 सही हो गया सर। ठीक है चलो सर, आपका पिछला हिंदी का वीडियो प्लेलिस्ट देख लूंगा तो काम चल जाएगा। 100% काम चलेगा बच्चों, पिछला ही तो देखना है। यस आ जाओ बच्चा। अब देखिए संस्कृत में क्या होने वाला है, कर्मवीर कथा। वाह वाह। बताओ बच्चों कि संस्कृत में एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है? एक चैप्टर से टोटल क्वेश्चन बच्चों लगभग बुक से आने वाले हैं 45। मान लो बच्चों 45 भी तो 42 मान लो, 14 चैप्टर है, 14 तिया 42। हर चैप्टर से बच्चों, संस्कृत के हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं बताओ? हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं। और आपके पास तो हमारा प्रॉपर नोट्स होगा बच्चों। उस नोट्स से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एक भी बुक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो आपको एग्जाम वाले दिन पता चलेगा बच्चों। ठीक है ना। सबसे लास्ट में कौन सा परीक्षा है जी? संस्कृत है। अच्छा सबसे लास्ट में कौन सा पेपर है आप लोग का बच्चों? सबसे लास्ट में अंतिम दिन कौन सा पेपर है? अंतिम दिन कमेंट बॉक्स में लिखना, अंतिम दिन कौन सा पेपर है। ठीक है ना। यस गुरुजी। आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया, छात्राणाम तपः रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? पूछा गया बच्चों छात्राणाम। छात्राणाम शयनम तपः नहीं सर, सोना थोड़ी है। भ्रमण तपः घूमना नहीं है सर। ध्यानम तपः ध्यान भी नहीं करते। छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्र जो है बच्चों वो अध्ययन में तपते हैं, जैसे कि आप, हम। अगला क्वेश्चन बच्चों लिखा गया है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है बच्चों? जल्दी बताएं कि कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? गुरुजी राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भीखन टोला, बाबा रे बाबा, है ना। भीखन टोला गांव कहाँ है? 17, 20, 21। भीखन टोला गांव कहाँ है बच्चों? भीखन टोला जो गांव है ना वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो बिहार में है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान ग्रहण किया था? राम प्रवेश राम ने कौन सा स्थान ग्रहण किया था? तो बच्चों राम प्रवेश राम ने पहला स्थान ग्रहण किया था, प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर ए, है ना। उन्होंने उच्च विद्यालय में पहला स्थान ग्रहण किया था। और बच्चों जब उन्होंने, है ना, जब वो गए थे महाविद्यालय पढ़ने के लिए तो वहां भी स्नातक की परीक्षा में, अच्छा बताओ अगर पूछा जाए कि उन्होंने स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान ग्रहण किया था, तो स्नातक की परीक्षा में भी उन्होंने बच्चों पहला स्थान ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि लक्ष्मी किसके पास रहती है? 20-21 दोनों में पूछा है, तो लग रहा है गुरुजी कि 2023 में भी आ सकता है। बच्चों लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो देखो जो लोग, है ना, जो लोग क्या होते हैं ना, परिश्रमी होते हैं उनके पास, या फिर उद्योगी पुरुष कह सकते हैं। परिश्रमी बोलो या उद्योगी पुरुष बोलो, उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी रहती है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि भीखन टोला देखने कौन आया था? 21 में पूछा गया है कि भीखन टोला देखने कौन आया था? गुरुजी मेरे भीखन टोला देखने के लिए अध्यापक आए थे। और जब अध्यापक आए थे तो राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? तो खेल रहा था।
खेल रहा था। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, है ना, ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? 2020 में पूछा है। कर्मवीर मतलब कर्म से वीर, मतलब कर्म से वीर, है ना, कौन था? तो बच्चों राम प्रवेश राम था। अगला क्वेश्चन आता है कि दलित पुरुष, है ना, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? 20 और 22 दोनों में पूछा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? तो कर्मवीर कथा है बच्चों। यहाँ हम डेली एक चैप्टर संस्कृत पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव में, और 2 अंक के प्रश्नों में, और सुबह पढ़ते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। 3 क्लास है। पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, रामबाण देखिए। 2 नंबरिया क्वेश्चन हल करना है तो बच्चों तांडव देखिए। 5 नंबरिया क्वेश्चन हल करना है सुबह 6:30 बजे, अंतिम प्रहार देखिए। नन हिंदी पढ़ना है तो कल बच्चों, हाँ कल नन हिंदी का भी बैच आ गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि उद्योगिनम पुरुष, है ना, पुरुष सिंहम मुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से संकलित है कि उद्योगी पुरुषों के पास लक्ष्मी अपने आप आती हैं? तो बच्चों यह लिया गया है किससे? कर्मवीर कथा से। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कितने लोग थे उनके उनके सदस्य में, उनके परिवार में कुल कितने लोग थे? तो बच्चों एक तो वो हो गए मम्मी पापा, और एक उनकी, है ना, बहन या भाई, है ना, शायद उनकी बहन थी ना, बहन थी बच्चों। तो टोटल 4 थे। ऑप्शन नंबर ए होगा, 4 होगा बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम को छात्रानाम तपः का उपदेश किसने दिया? किसने कहा बच्चों कि छात्रों का जो, है ना, छात्रों का जो जीवन है, छात्रों का जो जीवन है वो क्या है बच्चों? तप पर होना चाहिए, छात्रानाम तपः। तो यह उपदेश किसने दिया? तो यह उपदेश उनके गुरुजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? 2022 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन है बच्चा जी, वही क्वेश्चन आता है। कहते हैं कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भीखन टोला, कहाँ गया? मुरली टोला दिया गया, नहीं मुरली टोला गांधी टोला नहीं, भीखन टोला बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 22 में पूछा गया है। किस परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो बच्चों आंसर है स्नातक की परीक्षा में, यानी कि ग्रेजुएशन की परीक्षा में उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं कि प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? 2022 में पूछा गया है कि प्रशासन ने भीखन टोला के 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चों भीखन टोला में 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, खत्म हो गया। कभी कभी ना इतना जल्दी खत्म होता है, पता नहीं चलता। चलो बच्चों ठीक है, चलिए अभी से 42 मिनट के बाद, मात्र 42 मिनट के बाद, 42 मिनट के बाद गुरुजी आपसे मिलेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग 7 चैप्टर का पढ़ने वाले हैं, और आज आपको मिलने वाला है बायोलॉजी का नोट्स बच्चों रात में, ठीक है ना। तो आज आपका जो बायोलॉजी का नोट्स रह गया है, हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चों कि बायो का नोट्स आपको आज रात में मिल जाए, क्योंकि मुझे जल्दी सोना होता है रात में, किसी भी हाल में 1 तक सोना होगा, क्योंकि सुबह बच्चों 6:30 बजे आपको ना, आप सभी को मालूम है इस 6:30 बजे क्या होता है? अंतिम प्रहार बच्चों। अंतिम प्रहार का मतलब आप समझ रहे हैं ना। इसमें प्यारे भाई हम लोग देखते हैं सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो अभी कितने बैचेस चल रहे हैं सर आपके? अभी बच्चों 4 बैचेस चल रहे हैं। पहला क्या चल रहा है? अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो डेली जुड़िए 6 बजे PM में, 6 से ना 6 PM में। नाम क्या है सर इसका? रामबाण बच्चों। रामबाण एक ऐसा सीरीज है जहां से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे। दूसरा गुरुजी हमको दीर्घ, है ना, हमको सर लघु पढ़ना है। अच्छा लघु पढ़ना है, तो लघु पढ़ने के लिए बच्चों आपको देखना चाहिए तांडव, है ना। कितने बजे होता है? 8:45 PM में स्टार्ट होता है। नाम क्या है इसका? तांडव। सर हमको दीर्घ मेरा कमजोर है सर, दीर्घ नहीं बुझाता है, तो दीर्घ बुझाना है बच्चों तो सुबह के 6:30 बजे, 6:30 AM में क्या चलता है? इसका नाम क्या है सर? अंतिम प्रहार। सर हम नन हिंदी वाले हैं, हमको नन हिंदी पढ़ा दो, ठीक है। चलो बच्चों ठीक है, नन हिंदी है आपका, तो बच्चों आपको देखना चाहिए मंजिल बैच, है ना। मंजिल स्टार्ट हो रहा है कल से, कल से मंजिल स्टार्ट हो रहा है शाम के 3 बजे, 3 PM में बच्चों मंजिल देखना, है ना। मंजिल बैच है नन हिंदी के लिए, नॉन हिंदी के लिए, कोई दिक्कत? बाकी आप एडवांस क्लास वगैरह टाइम जैसे मिलता है हम लेंगे बच्चों, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। वेरी गुड, ठीक है। लव यू बच्चों, मिलते हैं 8:45 में। सब लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने हमारा ई नोट्स नहीं परचेज किया तो ई नोट्स जरूर परचेज करें बच्चों एप्लीकेशन से, या फिर अगर आप है ना, अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं अच्छा नंबर लाने के लिए, अगर आप ज़्यादा मोबाइल यूज नहीं करते, घर बैठे पढ़ना है बच्चों, तो मेरी यूट्यूब के वीडियोज़ के साथ साथ आप हमारे एप्लीकेशन पर बच्चों हमारे नोट्स देखना चाहते हैं, कुछ प्राइवेट क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ होने वाली है, उसको देखना चाहते हैं, तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहें। 7700879453 गुरुजी का नंबर है, 62 013
20,598 ये भी नंबर है, दोनों में से कहीं एक पर कॉल करके आप हमें एक नॉर्मल सा फीस जो होता है उसको जमा करके आप हमारे सारे ई नोट्स को परचेस कर सकते हैं और घर बैठे पढ़ सकते हैं। लव यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग 8:45 में। धन्यवाद आप सभी का इस क्लास को इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से देखने के लिए। बच्चों आपका ये मेहनत उस दिन रंग लाएगा जब आपके सामने पेपर होगा और आप बोलोगे सर ये क्या बात है, फटाफट क्वेश्चंस बनेंगे, तब आप बोलोगे हाँ सर कुछ लगता है मैंने पढ़ा था। जो आपने इतनी पसीना बहाया बच्चों, इतना आपने जो पसीना बहाया है ना, वो उस दिन सफल होगा जब आपके सामने पेपर होगा और वो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है ना? हाँ, तुरंत तुरंत बनेंगे, खटखट खटखट क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, क्योंकि आपने इतना प्रैक्टिस किया बच्चों, हद से ज्यादा प्रैक्टिस किया आप लोगों ने, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, अभी 5 अंक के प्रश्न भी सुबह हो रहे हैं। लव यू सभी को, बाय बच्चा जी, मिलते हैं 8:45 में। धन्यवाद आप सभी का, सब लोग जरूर आइएगा बच्चों।